नमस्कार। ए टू जेड डिशेज उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं बल्कि 56 चीज़ें मैंने बनाई क्योंकि मैंने 56 भोग बनाए। उसमें मैंने आटे के गुलगुले, बाजरे के आटे की रोटी, आलू के पकौड़े, सूजी के ढोकला, गाजर मिर्ची का अचार, सूजी का उत्तपम, लौकी की मज़ेदार वाली सब्जी, इसी के साथ कुकुम्बर का रायता, फूली फूली आटे की पूरियाँ, इमली की चटनी, नारियल की चिक्की, तिल गुड़ की चिक्की, ये बढ़िया सा कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा, मीठी ड्राई फ्रूट वाली दही, बादाम तिल नारियल की चिक्की, मुरमुरा के लड्डू, पोहा का चिवड़ा, आटे की सॉफ्ट वाली सुखड़ी, सूजी का केसरी हलवा, ये कर्ड राइस बना है, इसी के साथ गाजर मटर की सब्जी बनाई है, बेसन वाले शिमला मिर्च खस्ता पूरी बनाई है, खट्टा मूंग, आटे के लड्डू, बेसन वाली पनीर भुर्जी, चटपटी मिर्ची, चीनी वाला पराठा, मुरमुरा का चिवड़ा, बाजरे के आटे के वड़ा, ये प्लेन चावल बनाए हैं, मसालेदार छोले, भिंडी की सब्जी, आटे का हलवा, सूजी का बढ़िया सा दही वड़ा, मसालेदार इडली, टमाटर की चटनी, पनीर का पुलाव, पनीर की खीर, ये जीरा राइस, इसी के साथ ये खस्ता मठरी, मसालेदार काले चने, निमकी, आलू के भुजिया, ये सूजी बेसन के ढोकला, आलू की टिक्की, आलू टुक, साबूदाना की खिचड़ी, बढ़िया सी मसूर दाल, गर्मा गर्म आटे की रोटी, छोले की सब्जी, कढ़ी, आलू के पराठे, चावल के आटे के पकौड़े और काले चने के कबाब। इस तरह से बनाया मैंने 56 भोग। तो सबसे पहले 56 भोग की एक पहली रेसिपी है, वो है सूजी बेसन के ढोकला। तो 2 कप बारीक वाली या मोटी वाली सूजी ले ले। इसके अंदर 1 कप आपको दही डाल देनी है, स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 कप सूजी है तो आपको 3 कप पानी डालना है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा कर ही डालना, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बारीक वाली सूजी या मोटी वाली सूजी पानी कम ले लेती है, कभी कभी ज़्यादा ले लेती है, तो उस हिसाब से पानी डालना। मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि इसके लिए बैटर कैसा होना चाहिए। तो देखो मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और बस इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रखेंगे सिर्फ। तो लगभग यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार इस तरह से ढक्कन को हटा लेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 कप पानी और डाल दिया। टोटल मैंने इसके अंदर 3 कप पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से बेकिंग सोडा को मैंने मिला लिया है और ये कुछ ऐसा है। अब ये जो सूजी बेसन के ढोकला है, तो अब आती है बेसन डालने की बारी। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा कप भरकर बेसन और बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बेसन डालने के बाद ना आपको पानी डालने की ज़रूरत और पड़ेगी। तो आपको है ना ज़्यादा पानी नहीं, बस आधा कप जितना पानी डाल देना। टोटल मैंने इसके अंदर 3.5 कप पानी डाला है। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो सूजी बेसन के ढोकला है उसके लिए जो बैटर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो बस ऐसा हो चुका है। अब एक बर्तन में मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी और एक रिंग रख देंगे इस तरह से, या कटोरी को उल्टा कर रख सकते हैं और ढककर ये पानी को गर्म होने देंगे। जिस प्लेट में आपको ढोकला बनाना है उसमें बहुत ही कम थोड़ा सा तेल इस तरह से लगा लेना। तेल लगाने के बाद जो हमने ये बैटर बना के रखा था ढोकला के लिए, इसके अंदर थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें और अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद जो हमने ये तेल लगा के रखा था प्लेट में, उसमें आपको ये सारा सूजी बेसन के ढोकला का बैटर डाल देना है। इसमें हम ऊपर से तड़का नहीं लगाएंगे, इसलिए पहले से हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर जो पानी गर्म करने रखा था वो अच्छे से पानी गर्म हो चुका है। तो बस ये प्लेट को हटाकर ये जो ढोकला की थाली वो अंदर रख दे और ढककर इसे 10 से 12 मिनट तक आपको स्टीम करना है, यानी कि भाप पर रखना है। लगभग यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार इस तरह से चेक कर लेंगे और अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो गरम ही इसके ऊपर आपको डाल देना है 1 से 2 चम्मच कच्चा तेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम कच्चा तेल डाल देंगे और तुरंत ही हम इसके टुकड़े कर लेंगे। तो ये जो मैंने 56 भोग बनाया है, ये से आप कोई भी शुभ अवसर पर, गणपति जी आ रहे तब बना सकते हैं, कृष्ण भगवान के जो भी जिस चीज़ के लिए आप 56 भोग बना सकते हो। 56 भोग की खासियत ये है कि ये भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, तो इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मैंने कोई भी चीज़ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये सूजी बेसन के ढोकला बनकर तैयार है। तो 56 में से पहली रेसिपी बनकर तैयार है। दूसरी के लिए हम मुरमुरा के लड्डू बनाएंगे। तो मैंने पैन में डाल दिए हैं 2 कप मुरमुरा और इसे धीमी आँच पर 3 से 4 मिनट तक भून ले। फिर उसी पैन में आपको डाल देना है
1 कप गुड़ और ना चौथाई कप पानी डाल दें और लगातार चलाते हुए गुड़ को पका लें। गुड़ जैसे ही देखो मेल्ट हो चुका है, मतलब पिघल चुका है, तो इसके अंदर चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर डालकर इसे फिर से मिला लेना और तुरंत ही ये मुरमुरा भुने हुए इसके अंदर डालकर अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना और मुरमुरा को बिल्कुल धीमी आंच पर ही भुनना। अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो बस दोनों हाथों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बांध लेंगे। जब ये गरम गरम ही हो तभी आपको लड्डू बांध लेना है। तो बनकर तैयार है मुरमुरा के लड्डू। अब हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट वाली मीठी दही। तो 2 कप आपको ताज़ी घर की जमाई हुई दही लेनी है बाजार की। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटे काजू, बादाम, किशमिश, काली किशमिश, अंजीर, अखरोट, सारे जितने आपको ड्राई फ्रूट पसंद है उस तरह से बारीक काट कर डाल दें और अच्छे से मिला लें। बनकर तैयार है ड्राई फ्रूट वाली मीठी दही। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। तो चलिए ये तो बनकर तैयार है, 3 रेसिपी बनकर तैयार है। ये जो चौथी है इसमें मैंने बनाया है बेसन वाले शिमला मिर्च। एक एक करके मैंने सारी चीज़ें अपने हाथों से ही बनाई है 56 भोग में। तो बेसन वाले शिमला मिर्च बनाने के लिए आपको चाहिए 3 शिमला मिर्च। इसे मैंने पानी से अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिया। ऊपर का डंठल निकाल कर इसे हमें इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। ऐसे टुकड़ों में काटने के बाद गैस को ऑन करके मैंने पैन रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया सिर्फ 1 चम्मच जितना तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम तुरंत ही डाल देंगे ये कटे हुए शिमला मिर्च के टुकड़े। बेसन वाले शिमला मिर्च बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक और बस अच्छे से एक बार इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मिलाने के बाद इसे ढककर हम धीमी आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन को हटा लेंगे और आप देख सकते हैं शिमला मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। तो बस अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले नमक। तो हमने डाल ही दिया तो बस चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और बेसन वाली शिमला मिर्च है तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और लगभग इसे हम और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि बेसन भी अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो जाए तो इसके अंदर डाल देना आधा नींबू का रस। नींबू का रस से ना काफ़ी चटपटा स्वाद आता है तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और अच्छे से मिला लें। इस तरह से मिलाने के बाद इसे ढककर हम धीमी आंच पर और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे क्या होगा कि बेसन आपको बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया सी बेसन वाली शिमला मिर्च बनकर तैयार है। सच बताती हूँ इसका स्वाद इतना बढ़िया आता है ना। तो ये भी बनकर तैयार है। चलिए अब बना लेते हैं बढ़िया सी भिंडी की सब्जी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 200 ग्राम भिंडी ली है जिसे पानी से अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर ऊपर नीचे से थोड़ा सा डंठल को निकाल लेंगे और एक भिंडी के हम 4 टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम पतले पतले टुकड़े करना। इससे क्या होता है ना कि थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी आपकी ज़्यादा हो जाती है और दूसरी बात ये भिंडी जल्दी से पक भी जाती है। तो मैंने सारी भिंडी को काट लिया। अब गैस को ऑन करके पैन रख दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ चौथाई चम्मच राई, चौथाई चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। हल्का सा इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। इस तरह से भूनने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही ये कटी हुई भिंडी के टुकड़े और बस इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही साथ मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है। तो बस इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए। ये भिंडी की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका स्वाद बहुत गजब लगता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिला लिया और ढककर इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी कि धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। भिंडी अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, चटपटा स्वाद आता है। तो बस और फिर भी आप चाहे तो नमक और मसाले अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए। बनकर तैयार है ये चटपटी भिंडी की सब्ज़ी जो बहुत 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 ही बढ़िया लगती है। तो चलिए ये तो बनकर तैयार है। चलिए बना लेते हैं अब चटपटी मिर्ची। ये मिर्ची इतनी बढ़िया लगती है। उसके लिए हरी मिर्ची आपको लेनी है, पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कपड़े से पोंछकर लगभग मैंने ये 100 ग्राम जितनी ली है। इसको ना इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारे भिंडी के टुकड़े काट लिए हैं। अब साथ ही साथ फिर से गैस को ऑन करके मैंने पैन रख दिया है। इसमें सिर्फ आधी चम्मच तेल डालेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाए तो चौथाई चम्मच राई, चौथाई चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, साथ ही साथ 5 से 6 कड़ी पत्ते डाल देंगे और इन सभी को हल्का सा भून लेंगे धीमी आंच पर।
उसके बाद हल्का सा भुन जाए तो इसके अंदर हमें डाल देने ये कटी हुई हरी मिर्ची के टुकड़े और बस इसे अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर तो नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची तीखी है। बस अच्छे से इन दोनों को हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर ना हम डाल देंगे थोड़ा सा, समझ लीजिए 1 से 2 चम्मच जितना पानी इस तरह से छिड़क लेंगे ताकि मिर्ची को पकने में आसानी हो। ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये चटपटी बढ़िया सी मिर्ची बनकर तैयार है। सच में इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है ना, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर ये बनकर तैयार है बढ़िया सी चटपटी मिर्ची जो बहुत 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 ही स्वाद वाली है। चलिए बना लेते हैं अब मसाला इडली। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इडली बनानी पड़ेगी। तो 2 कप आपको सूजी ले लेनी है, बारीक वाली हो या मोटी वाली जो आपके घर पर हो वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको आधा कप दही, स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है और अच्छे से फिर से मिलाते जाना है। तो यहाँ पर 2 कप सूजी है तो आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा 3 से 3.5 कप जितना पानी। आपकी सूजी कितना पानी लेती है वो आपके ऊपर है, पर मेरा इतना ही मैंने डाला है। सबसे पहले 2 कप जितना पानी डाला, अच्छे से मिला लिया और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट काफ़ी है अगर आप सूजी की इडली बना रहे हैं तो लगभग यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो ढक्कन को हटा लेंगे और आप देख सकते हैं मेरी सूजी ने इतना ही पानी लिया है। तो बस इसके अंदर 1 कप और पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और साथ ही साथ इसके ऊपर मैंने डाल दिया 1 चम्मच जितना पानी और बस इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लीजिए और ये बनकर तैयार है सूजी का बैटर। देख सकते हैं ये ना ही ज़्यादा थिक यानी कि गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला, बस ऐसा ही होना चाहिए। इडली बनाने के लिए मैंने ये इडली का स्टैंड ले लिया है। इसको इस तरह से खोल लेंगे और अंदर मैंने लगा लिया बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तेल। ये मसालेदार इडली इतनी बढ़िया लगती है ना खाने में और झटपट से भी बन जाती है। तो देखो सारे स्टैंड में मैंने इस तरह से तेल लगा लिया है थोड़ा थोड़ा करते हुए। अब ये जो इडली का बैटर है वो हम इस तरह से डालते जाएंगे हर मोल्ड में, हर सांचे में, और एक दूसरे के ऊपर ये मोल्ड को रखते जाएंगे। इस तरह से सारे रखने के बाद अच्छे से इसे पैक कर लेना है। और यहाँ पर ना मैंने गैस को ऑन करके एक बड़ा सा बर्तन रख दिया है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी और ये ढककर मैंने पानी गर्म करने रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो ये ढक्कन को हटा ले। ये इडली के स्टैंड को रखकर ढककर इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने दे। तो लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये इडली बनकर तैयार है। चेक कर लेना कहीं से भी कच्ची नहीं है। तो बस इसे बाहर निकाल कर आपको ठंडा होने देना है। जब ये खूब अच्छे से ठंडी हो जाए ना उसके बाद ही निकालें। अब इसमें क्या होता है ना कि हम गरम गरम निकाल देते तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लगेगा, दूसरी बात कभी कभी नहीं भी निकलती है। और ये मसालेदार इडली है तो सबसे पहले आपको इडली को ठंडा ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो इसके अच्छे वाले टुकड़े होंगे। तो जैसे ये ठंडी हो जाए तो इसके बस इस तरह से निकाल लेना और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट कितनी बढ़िया बनी है। और बस इसको आपको देखिए इस तरह से छोटे टुकड़े या लंबे टुकड़े कर लेने हैं मसालेदार इडली में। तो मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े किए हैं और सारी इडली के मैंने कुछ इसी तरह से किए हैं। सच बता रही हूँ ये बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बस अब पैन में डाल देना सिर्फ थोड़ा सा आधी चम्मच जितना तेल। जैसे तेल गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग डाल देंगे और साथ ही साथ 5 से 6 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्ची इस तरह से कटी हुई, अच्छे से हल्का सा ऐसे हमें भून लेना है। उसके बाद ये जो कटी हुई इडली के टुकड़े वो डाल दे। साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसी के साथ थोड़ा सा नमक। मसाले और नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिलाते जाएंगे और तेज़ आंच पर इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे कुछ इस तरह से, ताकि सारे इडली के पूरे मसाले अच्छे से लग जाए। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सी मसालेदार इडली। बनाने में बहुत 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 ही आसान है और भोग के तौर पर तो सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो मसालेदार इडली बनकर तैयार है। चलिए बना लेते हैं कुकम्बर का रायता, यानी कि बढ़िया सा खीरे का रायता। तो उसके लिए मैंने 1 कुकम्बर यानी कि 1 खीरा ले लिया है। पानी से अच्छे से इसे धोकर साफ़ कपड़े से पोंछ लिया। ऊपर नीचे से थोड़ा सा काट कर इसका हम छिलका इस तरह से निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद इसे हमें इस तरह से कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसे ग्रेट कर लीजिए। ये रायता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, फटाफट से बन जाएगा। बूंदी वगैरह को तो हम बनाते ही रहते हैं, कभी ये भी ट्राई कीजिए। तो मैंने आप देख सकते हैं इस तरह से खीरे को कद्दूकस कर लिया है।
अब इसका हम पानी नहीं निकालेंगे। इसके अंदर बारीक कटी हुई मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप दही, और दही के साथ ही ना मैं इसके अंदर सबसे पहले डाल रही थोड़ा सा नमक, साथ ही साथ भुना जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, और मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने फिर से थोड़ा सा डाल दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए तो बनकर तैयार है खीरे का यानी कि कुकम्बर का रायता। ये बहुत 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 ही बढ़िया लगता है, बनाने में भी आसान है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में और बढ़ते आगे 56 भोग में और सारी चीज़ें भी बनानी हैं। तो मैंने सबसे पहले अब ये ले लिया है टमाटर। टमाटर की चटनी बनाने जा रहे हैं तो लाल लाल अच्छे वाले टमाटर ले लेना। तो लगभग मैंने ये 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं। इसे पानी से अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा इसे काट कर इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन करके पैन रख दिया और 1 चम्मच तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्ची, हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद ये कटे हुए टमाटर के टुकड़े और स्वाद के अनुसार इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसे हम ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, गल जाए। तो धीमी आंच पर ढककर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। तो लगभग यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, एकदम नरम हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसे थोड़ा सा मसल लेना है। उसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डालनी है। लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। चीनी से ना ये मीठा नहीं होगा, सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी, काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। अच्छे से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक और पका ले तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सी टमाटर की चटनी। इसे आप कोई भी रोटी पराठे के साथ ले सकते हैं। ये बहुत 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 ही मज़ेदार लगती है। चलिए अब चावल पकाएंगे। उसके बाद इसी में से हम 3 और चीज़ें भी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए है चावल। ये मैंने 3 कप छोटे वाले चावल लिए। आप जो भी घर पर इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। 2 से 3 पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख देनी है और 1 चम्मच इसके अंदर हमें तेल डाल देना है। जैसे तेल गर्म हो जाए तो ये चावल डाल दे और साथ ही साथ पानी आपको इसके अंदर डाल देना है और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देना। अच्छे से मिलाते हुए इसे आपको ढककर नहीं, पहले तो खुला ही पकाना है जब तक इसका पानी सूख जाए तब तक, और बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहना ताकि नीचे चावल चिपके ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना मैंने पानी डाला था बस हल्का सा पानी रह जाए ना चावलों पर, आपको देखिए बस हल्का सा पानी है। तभी आप गैस की आंच को बिल्कुल धीमी कर लेना, बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना। एक बार इस तरह से अच्छे से मिला लेना और उसके बाद इसे ढककर आपको धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट के लिए पकाना है। तेज़ आंच पर मत पकाना, नहीं तो चावल जल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया से खिले खिले चावल बनकर तैयार है। तो ये प्लेन राइस है जो आप दाल कढ़ी के साथ ले सकते हैं। अब इसी में से सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर का पुलाव। तो मैंने गैस को ऑन करके पैन रख दिया है। आधी चम्मच तेल और आधी चम्मच मक्खन यानी कि बटर डाल दिया है। दोनों जैसे अच्छे से गर्म हो जाए तो चौथाई चम्मच जीरा डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ ना आधी छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मिला लेना और तुरंत ही इसके अंदर आपको डाल देने हैं 1 टमाटर कटा हुआ, थोड़े से पनीर के टुकड़े और बारीक कटी 2 हरी मिर्ची। अच्छे से सभी चीज़ों को हमें भूनना है। इस तरह से भूनने के बाद ना इसके अंदर हम डालेंगे जो ये चावल पकाए थे ना, इसमें से मैंने ये 1 से 2 कप जितने इसके अंदर डाल दिए हैं। नमक डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा, चावल को पकाते वक्त भी डाला था इसलिए थोड़ा सा ही डाले, और थोड़े से धनिया के पत्ते। बस अच्छे से मिलाते जाए लगातार चलाते हुए तेज़ आंच पर ही आपको इसे भूनना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये जो पनीर का पुलाव है, देखो एक बार चावल बनाओगे और उसमें से आप 3 से 4 चीज़ें बना सकते हो। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सा बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा पनीर का पुलाव। बहुत ही झटपट से बन जाएगा, एकदम खिला खिला। तो ये पनीर का पुलाव ज़रूर बनाइएगा 56 भोग में। और आप देख सकते हैं ना ही लहसुन ना ही प्याज किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब बना लेते हैं जीरा राइस। तो उसके लिए पैन में मैंने डाल दिया है आधी चम्मच घी, और जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमें डालना है आधी चम्मच जीरा, क्योंकि जीरा राइस है ना इसीलिए। 2 बारीक कटी हरी मिर्ची और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काजू कटे हुए, लगभग 5 से 6 काजू, लगभग 5 से 6 या 6 से 7 काजू ले ले। इसे बीच से काट लेना और इन सभी चीज़ों को आपको 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद ये जो चावल पका के रखे थे ना 1 से 2 कप जितने इसके अंदर भी डाल दें और थोड़े से धनिया के पत्ते। बस अच्छे से लगातार चलाते जाएं और इसे मिलाते जाएं तो आपके बनकर तैयार हो जाएंगे ये जीरा राइस, जो दाल वगैरह के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना नमक भी डाल दिया है। नमक हमने चावल को पकाते वक्त तो डाला ही था, पर बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको कम लग रहा है
तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, चावल को पकाते वक्त तो आपने वैसे ही डाला है। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बनकर तैयार एकदम खिले खिले ये बढ़िया से जीरा राइस। आपने देखा है कितनी आसानी से बन गए। अब इन्हीं चावलों में से हम बनाएंगे एक और रेसिपी, वो है खट्टोबत्त यानी कि कर्ड राइस। उसके लिए ओखली में आपको डाल देना है आधी चम्मच राई और ना साथ ही साथ 6 से 7 साबुत काली मिर्ची। इन दोनों को आपको कूट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से इसे आपको कूट लेना है और ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है दही। ये मैंने 500 ग्राम जितनी दही ली है, घर की जमाई हुई है, आप मार्केट की भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे लगातार इस तरह से हम फेंटते जाएंगे, अच्छे से मिलाते जाएंगे ताकि जो दही है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रही, देखिए इस तरह से दही हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पके हुए चावल और साथ ही साथ देखो मैंने इसके अंदर ना 2 कप पके हुए चावल डाले हैं। आप चाहें कितने भी डाल सकते हैं, एक या जितने मैंने डाले हैं, और बस इसे अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर और जो हमने ये राई और साबुत काली मिर्ची को कूट के रखा था वो इसके अंदर डाल दें और बस इसे अच्छे से मिला लें। तो आपके बनकर तैयार हो जाएंगे, अगर सरल भाषा में कहूँ तो दही वाले चावल या फिर कर्ड राइस, जो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो ये तो बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं सूजी बेसन के दही वड़ा। बनाने में बहुत आसान है। उसके लिए 1 कप सूजी के अंदर आपको डाल देनी है आधा कप दही, स्वाद के अनुसार नमक और सूजी के अंदर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर पानी और इसे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। ये जो सूजी बेसन के दही वड़ा है ये कुछ अलग है खाने में और बहुत 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 ही स्वाद वाले लगते हैं। तो मैंने तो ये 56 भोग सारी चीज़ें, एक भी चीज़ मैंने ऐसा नहीं है कि बाहर से मंगवाई है, सारी चीज़ें अपने हाथों से ही बनाई है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखो पानी अच्छे से डालकर मैंने मिला लिया और ढककर इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन को हटा लेंगे और इसे एक बार इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाला है, मुझे कम लग रहा था इसीलिए, और साथ ही साथ ना 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और ऊपर से 1 चम्मच इसके पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है। अब आती है इसके अंदर बेसन डालने की बारी। तो मैंने इसके अंदर ना देखो 1 कप सूजी है तो इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल 4 चम्मच जितना ही बेसन, 1/4 चम्मच जीरा और बस थोड़ा पानी डालकर हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे तो कुछ ऐसा ये जो दही वड़ा है उसके लिए बैटर बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया है। जब ये खूब अच्छे से तेल गरम हो जाए तो ये जो हमने वड़ा का बैटर बनाया था सूजी बेसन के साथ, इस तरह से हमें वड़े डालते जाने हैं एक एक करते हुए। अपना हाथों का ध्यान भी रखना और बस इस तरह से वड़े डालते जाना। एकदम सुनहरे बढ़िया से हो जाए ना तब तक इसे आपको फ्राई करना है, यानी कि तलना है। बीच बीच में इस तरह से पलटते भी रहना ताकि दोनों तरफ अच्छे से ये फ्राई हो, अच्छे से पके। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हो चुके हैं। तो इसे आपको प्लेट में नहीं निकालना है, आपको ले लेना है एक बर्तन। इसके अंदर आपको नॉर्मल मटके का पानी डाल देना है। ये बस तुरंत ही आपको तेल में से निकाल कर डायरेक्ट पानी में डाल देना है और इसे लगभग आपको ऐसे ही रखना है 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो वड़ा है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि ये इस तरह से हो चुके हैं तो हल्का हल्का इसे दबा लेना, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, ताकि इसका एक्स्ट्रा का पानी निकल जाए। तो बस इस तरह से मैंने सारे वड़ा निकाल लिया। अब मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। तो मैंने इसके अंदर टोटल डाली है 1 से 2 कप जितनी दही और इसे हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। इस तरह से फेंटने के बाद ना सबसे पहले अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। तो मैंने 1 गिलास जितना इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिला लिया है। अब आती है इसके अंदर ये वड़ा डालने की बारी। तो बारी बारी करते हुए हम ये सारे वड़ा इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ ऊपर से भुना जीरा पाउडर, इसी के साथ थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़े से अनार के दाने। और ये बनकर तैयार है बढ़िया से सूजी बेसन के दही वड़ा, जो खाने में बहुत 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 ही स्वाद वाले लगते हैं। बस इस तरह से मिलाइए और फटाफट से इसे खा जाइए या भोग में से बनाइए। तो बनकर तैयार है सूजी बेसन के ढोकला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं ये गाजर मटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 गाजर।
ये जो ऑरेंज वाली होती है वो मैंने ली है, आप अगर चाहे तो लाल वाली गाजर भी ले सकते हैं। इसे पानी से मैंने अच्छे से धो लिया है और ऊपर का छिलका हमें निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद इसे हमें इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो गाजर है इसे मैंने एकदम बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब गैस को ऑन करके पैन रख दिया, आधी चम्मच तेल डाल दिया। जैसे तेल गर्म हो जाए चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे, चौथाई चम्मच राई, बारीक कटी 2 हरी मिर्ची, हल्का सा सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए आधा कप ताज़े वाले मटर। मटर डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और आप देख सकते हैं ये ताज़े ताज़े हरे मटर का कलर कितना बढ़िया है। तो बस मटर और गाजर को आपको 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से एक बार फिर से मिला लें। मिलाने के बाद इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी कि धीमी आंच पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन को हटा लेंगे। एक बार गाजर मटर को अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद इसके अंदर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक तो हमने पहले से ही डाल रखा था, बस अच्छे से मिला लेंगे। फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकाएं तो बनकर तैयार हो जाएगी आपकी ये बढ़िया सी गाजर मटर की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत 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 स्वाद वाली लगती है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। अब चलिए ये तो बनकर तैयार है, आगे बढ़ते। मैंने बनाया ये आलू टोक। उसके लिए ना आपको चाहिए बॉइल्ड पटेटोस यानी कि उबले हुए आलू। इसका आपको छिलका नहीं निकालना है, बस छिलकों के साथ ही आपको अपने दोनों हाथ के बीच में रखकर इसे हल्का सा दबा लेना। ज़्यादा दबाओगे तो ये टूट सकते हैं, बस हल्का सा ही। तो लगभग मैंने ये उबले हुए आलू 6 से 7 लिए, हल्का हल्का दबा लिया है। तेल मैंने गरम करने रख दिया था। अच्छे गरम तेल में ये जो आलू है ना इस तरह से हम रखते जाएंगे और एकदम दोनों तरफ से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, सुनहरे हो जाए, तब तक इसे हमें इसी तरह से पकाना है। तो बीच बीच में पलटते रहना ताकि दोनों तरफ अच्छे से पके। ये आलू टुक खाने में इतने बढ़िया लगते हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। मसाला वगैरह हम बाद में डालेंगे, पहले इसे आपको गरम गरम तेल में अच्छे से पका लेना है और उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेना है। अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो गरम गरम में मसाले डाल देंगे ताकि अंदर तक चले जाए और चिपक भी जाए। नमक डाल दिया जैसे कि, और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इसी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। आप चाहे तो आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से पलट ले दोनों तरफ ताकि मसाले लग जाए और बनकर तैयार है बढ़िया से आलू टोक। तो ये तो बन चुके हैं। चलिए अब मीठे की ओर बढ़ते। तो मैंने बनाया ये आटे के ड्राई फ्रूट वाले लड्डू। तो उसके लिए आपको चाहिए गेहूं का आटा 2 कप और 1 कप आपको बारीक वाली सूजी या मोटी वाली जो आपको घर पर हो वो आप ले सकते हैं। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच घी। आटे और सूजी के अंदर इस घी को हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। अब ये जो लड्डू का आटा है ना 2 तरीक़ों से गूंदा जाता है, एक तो दूध के साथ या तो फिर पानी के साथ। आपको जिससे समझ पड़े आप उससे गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूध ही लिया है। दूध को मैंने उबाल कर बाहर रख कर ठंडा कर लिया था। ऐसा वाला दूध आपको लेना है, कच्चा नहीं लेना है। और पानी तो नॉर्मल मटके का आप ले सकते हैं। तो ये दूध आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। और इसके लिए जो लड्डू के लिए आटा है ना वो एकदम सख्त आटा, एकदम कड़क आटा गूंदा जाता है, इसलिए एक बारी में पानी या फिर दूध ना डालें, अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डालें और सख्त आटा गूंद लें। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा आटा लेना और इस तरह से मुठिया बनाने। मुठिया ऐसे हाथों से जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना वैसे करना और अपनी उंगलियों के निशान आ रहे, मतलब समझ लीजिए आटा एकदम बढ़िया से सख्त आपने गूंदा है, तभी इस तरह से निशान आएंगे। अगर नरम होंगे तो नहीं आएंगे। अब मुठिया को हमें तलना है यानी कि फ्राई करना है। तो मैंने उसके लिए तेल गरम करने रख दिया है। जब ये तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम बारी बारी करते हुए ये मुठिया इस तरह से डाल देंगे। ऊपर से एकदम ये क्रिस्पी हो जाए, एकदम सुनहरे हो जाए, तब तक इसे हमें अच्छे से तलना है। तो बीच बीच में इस तरह से पलटते रहना और आप देखेंगे कुछ ही देर में ये जो मुठिया एकदम ऊपर से सुनहरे हो चुके हैं। और ये जो लड्डू है आटे ड्राई फ्रूट के लड्डू इतने स्वाद वाले लगते हैं ना खाने में, सच बता रही हूँ इनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। और इसे आप 15 से 20 दिन तक डब्बे में भरकर रख भी सकते हैं। हालांकि ये चलेंगे नहीं क्योंकि इतने स्वाद वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम सुनहरे हो गए। तो इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसे आपको बाहर रखकर ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए ना उसके बाद ही आपको इसके इस तरह से टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को आपको डाल देना है एक मिक्सर जार के अंदर। इस तरह से मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और इसे ढककर आपको पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से अच्छे से इसे पीस लिया है।
अब ये जो पीसा हुआ सारी चीज़ें, इसे आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको डालना है चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर, 1 चम्मच भरकर नारियल का बुरादा है तो डालें, वरना कोई बात नहीं। 8 से 10 बारीक कटे हुए बादाम, 2 से 3 चम्मच जितनी बारीक कटी हुई किशमिश, इसी के साथ 10 से 12 काजू बारीक कटे हुए, और मैंने यहाँ पर ले ली थी 2 कप चीनी, जिसे मिक्सर में डालकर पीस लिया था। तो ये पाउडर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी 2 कप जितनी डालनी है। फिर भी आप चाहे तो जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है घी। ये मैंने आधा कप जितना घी लिया है। एक इस तरह से बर्तन में डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो ये जो गरम गरम घी है इसको हमें इस तरह से डाल देना है और बस हाथों की मदद से अच्छे से मिलाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिलाते जाइए, और मिलाने के बाद इसके हम लड्डू बांधेंगे। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। बस ध्यान आपको 2 बातों का रखना है। एक तो आटा आपको सख्त गूंदना है और मुठियाँ अच्छे से आपको तलने हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिला लिया। अब इसके लड्डू बांध लेंगे, और लड्डू बांधने में भी कोई तकलीफ़ नहीं आती है। बहुत ही आसानी से आप लड्डू बांध लेंगे। लड्डू की साइज़ आपके ऊपर है, आप बड़े रखते हैं छोटे रखते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ रखी है। तो बनकर तैयार है आटे ड्राई फ्रूट के लड्डू। सच बता रही हूँ, इनका स्वाद बहुत 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 ही बढ़िया है। जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो बस ये बढ़िया से आटे के लड्डू बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं ये झटपट वाली मसूर दाल। कोई एक्स्ट्रा का तड़का नहीं। 1 कप मसूर दाल को 10 मिनट तक पानी के अंदर भिगो के रख दे। उसके बाद गैस को ऑन करके कुकर रख देना है। इसके अंदर 1 चम्मच तेल डाल दे। जैसे ही गर्म हो जाए चौथाई चम्मच राई, चौथाई चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 5 से 6 कड़ी पत्ते डाल दे, और साथ ही साथ 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्ची, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, हल्का सा सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक भून ले। उसके बाद ये जो भिगोई हुई मसूर दाल थी इसके अंदर आपको डाल देना है, और साथ ही साथ इसके आपको 2 गिलास पानी डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गिलास मैंने इसके अंदर टोटल पानी डाला है, और इसे अच्छे से इस तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। बस यहाँ पर मसाले ख़त्म होते हैं। फिर भी नमक और मसाले अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अच्छे से मिला लीजिए, और कुकर का ढक्कन देते हुए इसे आपको 3 से 4 विसल यानी कि 3 से 4 सीटी आने तक पकाना है। तो लगभग यहाँ पर समय हो चुका है, पूरा प्रेशर निकल गया है। तो बस ढक्कन को खोल लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो बनकर तैयार है आपकी ये बढ़िया सी बहुत ही टेस्टी झटपट वाली मसूर दाल। इसे आप चावल या खिचड़ी या रोटी पराठे के साथ ले सकते हैं, या सूप के तौर पर भी पी सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं खट्टा मूंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए 1 कप हरे वाले मूंग। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, और ढककर इसे हम 6 से 7 घंटे या फिर रात भर भिगोने रख देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट यानी रात भर रखा था, और आप देख सकते हैं उसके बाद आप देखिए कुछ इस तरह से मूंग दिख रहे हैं। अब सबसे पहले खट्टा मूंग बनाने के लिए हमें मूंग को पकाना पड़ेगा। तो गैस को ऑन करके कुकर रख दिया है। ये भिगोए हुए मूंग डाल देंगे। साथ ही साथ ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। तो मैंने इसके अंदर लगभग ना 2 गिलास जितना पानी डाला है। अब कुकर का ढक्कन दे देंगे, और इसे 3 से 4 विसल यानी कि 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। जैसे ये पक जाए, प्रेशर निकल जाए, उसके बाद ही ढक्कन को खोलना, और ये मूंग अच्छे से पक कर तैयार है। अब हम खट्टा मूंग बनाएंगे। तो उसके लिए ना गैस को ऑन करके पैन रख देना है। 1 चम्मच तेल डालना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए चौथाई चम्मच राई, इसी के साथ इसके अंदर चुटकी भर हींग डाल देनी है। हल्का सा इसे भून लेना है। भूनने के बाद ना इसके अंदर आपको डालना है ये पके हुए मूंग डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम पकने देंगे। दूसरी तरफ मैंने आधा कप दही ले लिए। जितना हो सके खट्टी दही लेना, तो काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा खट्टा मूंग का। इसके अंदर चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाल दें, चौथाई चम्मच जितना। दही के अंदर इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। जैसे आप इसे अच्छे से मिला लेना, तो ये जो मसाले वाली खट्टी दही है आपको ये मूंग के अंदर डाल देनी है। और इस तरह से मूंग के अंदर डालने के बाद इसे आपको लगातार चलाते जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि दही फट सकती है। तो बस लगातार चलाते जाओ, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पका लें। तो आपके बनकर तैयार हो जाएंगे ये बढ़िया से खट्टा मूंग। इसके अंदर ना ही टमाटर, कोई भी सब्जी नहीं, और ये इतनी स्वाद वाली लगती है ना खट्टा मूंग की सब्जी। तो एक बार तो इसे ज़रूर बनाना। तो ये तो बनकर तैयार है। चलिए अब बनाएंगे मसालेदार छोले और बढ़िया सी छोले की सब्जी। उसके लिए मैंने 1 कप छोले ले लिए। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, और इसे ढककर हम 6 से 7 घंटे या फिर रात भर इसे हम भिगोने रख देंगे। तो मैंने इसे
ओवरनाइट यानी रात भर रखा था और ये कुछ इस तरह से हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से फूल चुके हैं। अब छोलों को फिर भी हमें पकाना है, तो उसके लिए मैंने गैस को ऑन करके कुकर रख दिया है और इसके अंदर हम ये सारे भिगोए हुए छोले डाल देंगे। साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 से 2 गिलास जितना पानी और कुकर का ढक्कन देते हुए इसे हम 3 से 4 विसल आने तक पकाएंगे। अब इन छोलों में से ना हम 2 चीज़ें बनाएंगे, एक मसालेदार छोले और एक छोले की सब्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर निकल चुका है, तो मैंने ये छोले बनकर तैयार है। अब सबसे पहले मसालेदार छोले बनाने के लिए पैन में मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना जीरा। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर आपको ये छोले डाल देने हैं थोड़े से, और थोड़े से बचा के रखने हैं। ये छोले डालने के बाद इसके अंदर नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अच्छे से मिलाते हुए इसे आपको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है। तो बनकर तैयार हो जाएंगे आपके बढ़िया से मसालेदार छोले, जो ऐसे ही खाने में या पूरी या फिर चावल या खिचड़ी के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये तो बनकर तैयार है। अब जो बचे हुए छोले ना, उसमें से हम एक सब्जी बना लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए गैस को ऑन करके पैन में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, और थोड़ा सा ना मैंने डाल दिया है जीरा। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची और आधी छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट आपको डालनी है और हल्का सा इसे भून लेना है। भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को मिक्सर में डालकर पीस लिया था, तो ये 2 पीसे हुए टमाटर की प्यूरी डाल दे और बस इसे अच्छे से मिला लें। हल्का सा देख सकते हैं टमाटर भून जाए तो इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, मसाले और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालकर अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मसालों को पकाए टमाटर के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर आपको ये बचे हुए पके हुए छोले डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मिलाने के बाद ना मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 कप जितना पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 1 कप जितना ही पानी डालना है, 1 छोटा कप जितना पानी। अच्छे से मिला लें और लगभग इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लें। तो आपके बनकर तैयार हो जाएगी बढ़िया सी मसालेदार छोले की सब्जी। पर थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना आमचूर का पाउडर, इससे काफ़ी चटपटा स्वाद आता है, या तो फिर आधा नींबू का रस डाल दीजिए। बनकर तैयार है। सच बता रही है इतनी स्वाद वाली लगती है ना, तो कभी इस तरह से भी बनाकर देखें। तो चलिए अब बना लेते हैं पनीर की खीर। आपने साबूदाना की खीर तो ज़रूर खाई होगी, ये पनीर की। उसके लिए गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दे, 1/4 चम्मच घी डाल दे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर ना आपको 4 से 5 कटे हुए बादाम, 4 से 5 कटे हुए काजू, इसी के साथ ना 1 चम्मच जितनी किशमिश डाल दे। हल्का सा सभी चीज़ों को घी के अंदर आपको भून लेना है। लगभग ऐसे ही भूनते जाए 1 से 2 मिनट तक। आप देखेंगे कि जो किशमिश है वो फूल चुकी है। तो इसके अंदर आपको डाल देना है दूध। ये कच्चा दूध ही मैंने लिया है, लगभग ये मैंने 2 गिलास जितना लिया है। तो ये दूध इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। तो अपने स्वाद के अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं। खीर में मैंने इसके अंदर 1/4 कप जितनी डाली है और इसे अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद दूध में उबाल आ जाए तब तक पकाना है। बीच में मैंने डाल दिया 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो बस ये उसे हम पकने देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया 1 टुकड़ा पनीर का, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो बस ये बारीक कटे हुए पनीर के टुकड़े हमें इस तरह से ये दूध में डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसे हमें लगभग पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए खीर को, ताकि अच्छे से पके। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगी तो बीच में अच्छा सा उबाल भी आएगा। इसे बीच बीच में इस तरह से मिलाते भी रहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो खीर है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। सच बता रही। और इसके अंदर ना दूध आप पैकेट वाला या कोई भी आप ले सकते हैं, जो आपका घर पे दूध आता है। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल दूध आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया सी पनीर की खीर बनकर तैयार है। इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है खाने में। साबूदाना की चावल की खीर तो आप बनाते ही रहते हैं, कभी ये पनीर की खीर भी बनाइए, बहुत स्वाद वाली लगती है। चलिए अब बना लेते हैं आटे में से पराठे, रोटियां वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले आपको उसके लिए चाहिए गेहूँ का आटा। तो मैंने यहाँ पर लगभग ले लिया है गेहूँ का आटा 4 से 5 कप जितना। और इस तरह से छानेंगे ना ग्लास की मदद से, छन्नी से, तो बिल्कुल भी आटा ना आगे पीछे नहीं गिरेगा, बस डायरेक्ट बर्तन में ही जाएगा। तो आटा छान लिया है, इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डालकर पानी डाल देंगे और आटा गूँधेंगे। तो ये देखो, ये रोटी के लिए, पराठों के लिए मैं एक जैसा ही आटा गूँध रही हूँ गेहूँ का। तो ये जो आटा है वो नहीं आपको ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना ही ज़्यादा नरम आटा गूँधना है, मीडियम सॉफ्ट आटा गूँधना है। इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें और आटे को गूँधते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पानी डाल दे रही हूँ। एक साथ पानी डालने से क्या होता है ना कि कई बार आटा नरम हो जाता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बस इस तरह से आटे को आपको गूँध लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी
डालते हुए जाना है। और इसी आटे में से हम रोटियां भी बनाएंगे, चीनी वाला पराठा भी, आलू के पराठे भी और पूरियाँ भी बनाएंगे। तो बस उन सभी के लिए आपको आटा तो एक ही चाहिए, वो है गेहूं का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छे से गेहूं के आटे को गूंद लिया है। ना ही ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा ये नरम है, बस कुछ इस तरह से ही होना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने आपको कहा, बार बार कह रही हूँ कि ना ही ज़्यादा पानी डालें और ना ही ज़्यादा कम, बस थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे तो इस तरह से आप आटा गूंद लेंगे। ऊपर से आप थोड़ा सा घी या फिर तेल लगाकर आटे को अच्छे से आपको मसल लेना है। इस तरह से मसलने के बाद सबसे पहले हम रोटियां बनाएंगे। तो इस आटे में से मैंने एक लोई निकाल ली है, 1 से 2 लोई निकाल ले, अच्छे से मसल ले, दोनों हाथ के बीच में रखकर फिर सूखा गेहूं का आटा छिड़क कर इसे चकले पर रखना है और रोटियां बनानी है। जैसे हम गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं रोज़ाना, बस वही सूखा गेहूं का आटा छिड़क कर इसे आपको बेलना है। रोटी जो है वो पतली पतली अच्छी लगती है, आपके ऊपर है, आप बड़ी बना सकते हैं, छोटी बनाते हैं, पर इस तरह से इसे पतला पतला बेल ले और अच्छे गरम तवे पर डालें। और जैसे आपको लगे कि ये रोटी बढ़िया सी दोनों तरफ आपको सेकनी है, आप देख सकते हैं कहीं से कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से पलटते जाओ और अच्छे से सेक ले। अब आप चाहे इसके ऊपर मक्खन लगाए, तेल लगाए या घी लगाए, वो आपके ऊपर है। तो ये रोटियां बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं चीनी वाला पराठा। उसके लिए मैंने फिर से एक आटे में से लोई ले ली है, सूखा गेहूं का आटा छिड़क कर इसे हमें बेलना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी की तरह बेल लिया, बीच में मैंने 1 चम्मच जितनी चीनी डाल दी और इसे फिर से हम लपेट लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छे से लपेटने के बाद फिर से सूखा गेहूं का आटा छिड़क लेंगे और छिड़कने के बाद इसे हमें बेलना है। तो ये चीनी वाला पराठा इतना गज़ब का लगता है ना, तो आप देख सकते हैं हर किनारे पर, हर तरफ ये चीनी अच्छे से फैल चुकी है और इसे मैंने बेल लिया। थोड़ा सा मोटा रखना, ज़्यादा नहीं। इसे भी गरम तवे पे डाल देना और दोनों तरफ से आपको लगे कि हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया है तो इस पर आप लगा सकते हैं घी या फिर तेल। अच्छे से दोनों तरफ लगाइए और इसे सेक लीजिए। और ये थोड़ा सा जल्दी से सिक जाता है क्योंकि चीनी का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसे फटाफट पलटते रहना। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सा चीनी का पराठा। गरम गरम ही है तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से एक चीनी के पराठे में से मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सा चीनी वाला पराठा, जो दिखने में और खाने में दोनों में बहुत 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 ही बढ़िया लगता है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो ज़रूर नहीं मिठाइयाँ खाएं, आप ये चीनी वाला पराठा भी ले सकते हैं। चलिए अब बना लेते हैं बढ़िया से आलू के पराठे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 उबले हुए आलू ले लिए, छिलका निकाल लिया। इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची और थोड़े से धनिया के पत्ते डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो यह आलू का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा आलू के पराठे के लिए। तो मैंने जो भी इसके अंदर मिर्च और नमक डाला है वो अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू के अंदर मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लिया। तो आलू का मसाला बनकर तैयार है। आटे में से मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई निकाली है क्योंकि पराठा है आलू का, इसलिए सूखा गेहूं का आटा छिड़क लेंगे और इसे हम बेलेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बेलने के बाद जो हमने ये मसाला बनाया था वो बीच में रख दे और ऊपर से थोड़ा सा सूखा गेहूं का आटा छिड़के। इससे क्या होता है ना कि ये मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और बेलने में भी आसानी होगी। अच्छे से लपेट लेना है, एक्स्ट्रा का आटा इस तरह से निकाल कर इसके ऊपर फिर से सूखा गेहूं का आटा छिड़क ले और अब आपको इसे बेलना है। अब देखो आलू का पराठा है, रोटी नहीं है जैसे आप पतला बेलेंगे। आलू का पराठा है, हल्का सा तो मोटा रहेगा ही, तो बस इस तरह से हल्का सा मोटा बेल लीजिए इसे और इसे भी अच्छे गर्म तवे पे डालें। और जैसे आपको लगे सिकना शुरू हो चुका है तो इस पर आप लगा सकते हैं तेल या फिर घी या फिर मक्खन, जो आप पराठों पर पसंद करते हैं वो आप लगा लीजिए दोनों तरफ अच्छे से और इसे सेक लीजिए। अब देखो रोटी से ये थोड़ा सा मोटा होता है पराठा, तो इसे आपको अच्छे से सेकना है ताकि ये कहीं से कच्चा ना रहे। आप देख सकते हैं इस तरह से पलटती जा रही है और दोनों तरफ मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये बनकर तैयार है बढ़िया सा आलू का पराठा। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पराठे से मैंने इस तरह से 4 टुकड़े निकाल लिए हैं और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये बढ़िया सा मसालेदार बहुत ही टेस्टी चटपटा यह आलू का पराठा बनकर तैयार है। अब जो बचा हुआ आटा है इसमें से हम पूरियाँ बना लेंगे। तो आटे में से मैंने छोटी छोटी लोइयाँ निकाल ली है और इसे हमने इस तरह से चकले पर रख दिया है और हल्का सा ऊपर से दोनों तरफ हम लोई पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। सूखा आटा नहीं छिड़कना है पूरी को बेलते समय। पूरी देखो ज़्यादा पतली करोगे तो फिर तलते समय वो टूट सकती है और ज़्यादा मोटी करोगे तो फूलेगी नहीं वो, इसलिए ना ही ज़्यादा पतली बेले ना ही ज़्यादा मोटी। और इसके लिए दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो तेल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छे गर्म तेल में आपको बस इस तरह से पूरियाँ डालनी है और इसके ऊपर तेल इस तरह से डालते जाना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे जो पूरी अच्छे से फूलना शुरू हो गई, एकदम ऊपर से सुनहरी हो जाए, तब तक इसे आपको तलना है यानी कि फ्राई कर लेना है और इसे निकाल लेना। और ऐसा नहीं एक सारी की सारी पूरियाँ जो है
वो ऐसे ही फूलेंगी। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है पूरी जो ये फूली फूली पूरियाँ हैं। तो आटे का यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म होती है, पराठे, चीनी वाला पराठा, रोटियाँ और पूरियाँ। चलिए अब बना लेते हैं बाजरे के आटे की रोटी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया एक बाउल और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप बाजरे का आटा और स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और आटा गूँधेंगे। तो ये जो बाजरे के आटे की रोटी होती है ना, इसके लिए जो आटा है वो ना ही ज़्यादा सख्त गूँधा जाता है और ना ही ज़्यादा नरम। और बाजरे का जो आटा है वो पानी ना जल्दी ले लेता है, इसलिए एक साथ पानी डालने की गलती बिल्कुल ना करें। थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें और इस तरह से आटा गूँध लें। अब इस आटे में से मैंने यहाँ पर देखिए 3 लोइयाँ निकाल लिए। दोनों हाथ के बीच में इस तरह से हमें मसल लेना है। रोटी सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा गरम करने रख दिया है। चकले पर हम इस तरह से ये बाजरे के आटे की जो लोई है वो रखेंगे और ऊपर से हम बाजरे का आटा इस तरह से छिड़केंगे। तो बस इस तरह से दोनों तरफ छिड़कने के बाद इसे हमें हल्के हल्के हाथ से बेलते जाना है। वैसे तो बाजरे की रोटी हाथों से भी बनाई जाती है, पर बेलकर भी बहुत आसान है। थोड़ी सी ये मोटी होती है। इसे गर्म तवे पे डालकर चाकू यानी कि नाइफ़ की मदद से इस तरह से निशान कर लेना ताकि अंदर तक अच्छे से पके। जैसे आपको लगे ये हल्का हल्का सिकना शुरू हो गए तो इस पर आप लगा सकते तेल या फिर घी या फिर मक्खन, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा अच्छे से लगाएं और इसे सेक लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रोटी से थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसे अच्छे से सेके, क्योंकि अगर ये कच्ची रह गई तो खाने में अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सी बहुत ही टेस्टी बाजरे के आटे की रोटी है। आपने देखा है कितनी आसानी से बन गई। बस आपको बेलते समय बेलन को थोड़ा सा हल्का हल्का ही बेलना है। अब हम बनाते हैं मठरी, पूरियाँ और निमकी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे निमकी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे के अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच इसके अंदर अजवाइन डाल दिया है और 1 चम्मच भरकर तेल डाल दिया है। मैदे के अंदर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मसल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से आपको मसलना है। और ये जो निमकी इतनी खस्ता और इतनी बढ़िया होती है जैसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बस इस तरह से अच्छे से मैदे को मसलने के बाद सारी चीज़ों के साथ थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है और आटा गूंदना है। तो निमकी के लिए जो आटा है वो सख्त आटा गूंदा जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें। ये गलती ना करें कि एक साथ पानी डालें। एक साथ पानी डालोगे तो कभी कभी आटा नरम हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें और आटा गूंद लें। फिर थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को अच्छे से मसल लें और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दें। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो ढक्कन को इस तरह से हटा लें और आटे को अच्छे से आपको मसलना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चकले पर ही ले लिया आटे को और इस तरह से मैं अच्छे से इसे मसलती जा रही हूँ। आटे को मसलने के बाद कुछ देर में आपको इस तरह से बीच से इसे काट लेना है। 2 लोइयाँ बड़ी बड़ी आपको निकाल लेनी है और 1 लोई को लेना है, अच्छे से दोनों हाथ के बीच में इसे मसलना है। अब इसे चकले पर रखकर दोनों तरफ आपको सूखा मैदा छिड़कना है। इस तरह से मैदा छिड़कने के बाद इसे आपको बेलना है। ये निमकी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे बेलती जा रही हूँ। और निमकी ना थोड़ी सी मोटी होती है, ज़्यादा पतली नहीं होती है, इसलिए रोटी को आपको ना थोड़ा सा मोटा बेलना है, ज़्यादा मोटा मत बेलना। पराठे की तरह बस थोड़ा सा मोटा बेल ले। उसके बाद नाइफ़ यानी कि चाकू ले ले और उसकी मदद से इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स यानी कि लंबी लंबी पट्टियाँ कट करें और उसके बाद इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी। तो आपकी ये बढ़िया सी निमकी के जो शेप है वो बनकर तैयार है। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने अच्छा जो तेल है वो पहले से गर्म करने रख दिया था। अच्छे गर्म तेल में आपको ये निमकी डालनी है और धीमी आंच से लेकर मध्यम आंच के बीच पर आपको इसे तलना है यानी कि फ्राई करना है। इस तरह से लगातार चलाते जाए, ऊपर से सुनहरा कलर आ जाएगा, एकदम ये खस्ता हो जाएगी। तो बस आपको इस तरह से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। ये चाय बर्गर के साथ बहुत टेस्टी लगती है। घर की बनाई हुई खस्ता निमकी बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं बढ़िया सी जो मठरी आती है ना, वो एकदम खस्ता मठरी होगी ये भी। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, इसके अंदर 1/4 चम्मच जीरा डाल दें। साथ ही साथ ये मसालेदार मठरी है तो स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मैदे के अंदर सभी चीज़ों को मिलाकर 1 चम्मच इसके अंदर हम तेल डाल देंगे और इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद आप देखेंगे ये जो मठरी है ना मसालेदार बनाई जा रही है, इसके लिए इसके अंदर मैंने ना मिर्ची और हल्दी पाउडर भी डाला और जीरा भी डाला है। अब थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और आटा गूँधेंगे। तो ये जो मसालेदार मठरी है ना, इसके लिए आपको आटा है ना सख्त आटा ही गूँधना है। और आटा जैसे ही गूँध ले तो इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देना। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो आटे को आपको ले लेना है चकले पर और इसे अच्छे से मसलते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से मसलते हुए एक आपको रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद इसमें से आपको लोइयाँ निकालनी है। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लीजिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं, बस इस तरह से। अब आपको ये सारी लोइयाँ एक साइड रखनी है और
1 से 2 को इस तरह से हाथों से मसल लेना है अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारी लोइयों को अच्छे से मसल लिया है। अब एक लोई को चकले पर रखकर सूखा मैदा छिड़क लेना है और इसे एक पूरी की तरह गोल गोल बेल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक पूरी की तरह मैंने इसे गोल बेल लिया है। ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम आपको इसे बेलना है। देखिए कुछ ऐसा होना चाहिए, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। अब दोनों किनारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए फिर से एक दूसरे से जोड़ लेंगे और किनारों को हल्का हल्का दबा लेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक पूरी की तरह बेलना है और इसे एक ट्रायंगल शेप में इसे कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ। पूरा ऐसे लपेट लीजिए और किनारों को, दोनों किनारों को हल्का हल्का दबा लीजिए कॉर्नर से, ताकि ये खुले ना। तो बस ऐसे भी इसके लिए जो तेल है वो हल्का गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म तेल में बस आपको ये बारी बारी करते हुए मठरी डालती जानी है, एकदम ये खस्ता हो जाए, सुनहरी हो जाए ऊपर से, तब तक आपको इसे तलना यानी कि फ्राई करना है। और इसे तलने के लिए ना धीमी आंच से लेकर मध्यम आंच के बीच में ही रखना गैस की आंच को, उससे ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो ये जल सकती है। तो आप देख सकते हैं ये भी बनकर तैयार है, बढ़िया सी मसालेदार खस्ता मठरी, जो ये भी चाय वगैरह के साथ खाने में बहुत 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 ही बढ़िया लगती है। आपने देखा है कितनी बढ़िया लग रही है। निमकी भी बनकर तैयार है, खस्ता मठरी भी। चलिए अब बना लेते हैं आटे की पूरियाँ। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पर ले लिया है गेहूं का आटा 1 कप जितना, इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन को हाथों से मसल कर डालेंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अच्छे से आटे के अंदर इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और आटा गूँधेंगे। तो ये जो खस्ता पूरी है इसके लिए जो आटा है वो सख्त आटा गूँधना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें। अब देखो, अगर आपको मैदा नहीं खाना है तो आप आटे की ये खस्ता पूरी भी बना सकते हैं। बहुत 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 ही स्वाद वाली लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भले ही थोड़ा सा आटा है, उसके बावजूद भी आप देखिए बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डाल रही हूँ और एकदम सख्त आटा गूंद कर इसे ढककर आपको 10 मिनट के लिए रख देना है। आपको लगे जैसे 10 मिनट हो चुके हैं तो ये प्लेट को हटा ले और आटे को आपको ले लेना है डायरेक्ट चकले पर और इसे आपको अच्छे से मसलते हुए एक रोल बना लेना है। एक मोटा सा रोल बना लीजिए। मोटा सा रोल बनाने के बाद इसे इस तरह से आपको लोइयों में कट कर लेना है, काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी लोइयाँ मैंने इस तरह से काट ली। आपके ऊपर है, आप पूरियाँ कितनी बढ़िया छोटी बना सकते हैं, उस हिसाब से आप लोई निकालना और इन सारी लोइयों को दोनों हाथ के बीच में इस तरह से रखते हुए अच्छे से मसल लेना। उसके बाद चकले पर एक लोई को रखकर ऊपर से सूखा गेहूं का आटा छिड़क कर इसे आपको बेलना है। तो ये जो खस्ता पूरी है इसे आपको मोटा नहीं बेलना है, इसे एकदम जितना हो सके पतला पतला बेले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे बेलती जा रही हूँ, जितना हो सके ना उतना पतला बेलना और बस नाइफ़ यानी कि चाकू या फिर कांटे वाले चम्मच की मदद से इस तरह से होल कर देना, क्योंकि ये पूरी को हमें फुलाना नहीं है, खस्ता पूरी है ना। इसके लिए जो तेल है वो भी अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छे गर्म तेल में आपको ये पूरी को डालना है और बस इस तरह से पलटते हुए एकदम ये खस्ता ऊपर से सुनहरी हो जाए तब तक इसे आपको तल लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है। पलटते समय थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, ताकि आपको भी ना लगे। और आप देख सकते हैं एकदम ऊपर से सुनहरा कलर आ चुका है, एकदम खस्ता हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेंगे और बाकी बची पूरियाँ भी मैंने कुछ इस तरह से बना ली है। तो यहाँ पर हमारी तैयार हो गई निमकी, खस्ता मठरी और खस्ता पूरी। तीनों के जो मतलब तरीका है वो आपको एक जैसा लग रहा होगा, पर स्वाद बहुत ही अलग है, तो ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं मुरमुरा का चिवड़ा। तो उसके लिए पैन में सिर्फ आधी चम्मच जितना तेल डालें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपको डाल देने हैं 1 चम्मच कच्ची मूंगफली, 1 छोटी चम्मच आपको इसके अंदर दालिया डाल देने हैं, 6 से 7 कड़ी पत्ते और ना 1/4 चम्मच जीरा डालकर इन सभी चीज़ों को बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। ये चिवड़ा ना बहुत ही कम तेल में और मज़ेदार से बनता है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जितनी किशमिश डाल दी है। इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल धीमी आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। धीरे धीरे आप देखेंगे सारी चीज़ें भुनना शुरू हो गई है और किशमिश भी अच्छे से फूल जाएगी। तो इसके अंदर नमक डाल देना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच जितना और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना। नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर ही डलेगा इस चिवड़े के अंदर और 2 से 3 कप इसके अंदर मुरमुरा डाल देना। अच्छे से मिलाते हुए इसे आपको मध्यम आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तो बनकर तैयार हो जाएगा आपका ये बढ़िया सा मुरमुरा का चिवड़ा। बहुत ही कम तेल में मज़ेदार सा ये चिवड़ा है। कुछ भी हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है तब आप ये बना सकते हैं और इसे डब्बे में भरकर आराम से काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। तो ये तो बनकर तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं बेसन वाली पनीर भुर्जी। उसके लिए पैन में बिल्कुल थोड़े से तेल में, आधी छोटी चम्मच तेल में 1/4 चम्मच जीरा डालकर हल्का सा भून ले। उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दे और इसे धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनें। लगातार चलाते जाए और इसे भूनते जाए।
यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही देर में बेसन कुछ ऐसा हो गया। तो इसके अंदर एक टमाटर को काट कर मिक्सर में डालकर पीस लेना है। तो एक पिसा हुआ टमाटर डालकर इसे अच्छे से मिला ले और उसके बाद इसके अंदर 2 बारीक कटी हरी मिर्ची, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है। फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब आती है पनीर डालने की पारी। तो मैंने यहाँ पर एक टुकड़ा ले लिया पनीर का, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का। इसको ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके डालेंगे, क्योंकि पनीर भुर्जी है ना, इसीलिए इस तरह से कद्दूकस करके डाल दिया और अच्छे से इसे मिला लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी हो गई है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन चौथाई कप जितना पानी, ताकि अच्छे से ये बेसन के साथ पक जाए। और इसे आपको पकाना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। आधी छोटी चम्मच घी भी डाल देना है। इसे अमृतसरी पनीर भुर्जी कहते हैं, जो स्वाद में बहुत बढ़िया लगती है खाने में। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अमृतसरी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी या नान पराठे के साथ ले सकते हैं। ये बहुत 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 ही टेस्टी लगती है। ये बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं एक काले चने का मसालेदार चना और चने के कबाब। तो उसके लिए 2 चीज़ें हम बनाएंगे काले चने में से। तो मैंने 1 कप काले चने के अंदर पानी डालकर रात भर इसे भिगोने रख दिया था। आप दिन के 6-7 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं और आप देखेंगे चने अपनी साइज़ में डबल हो जाएंगे। उसके बाद इसे कुकर में डाल देना है और साथ ही साथ 2 गिलास पानी डालकर कुकर का ढक्कन देते हुए इसे आपको 3 से 4 विसिल यानी कि 3 से 4 सीटी आने तक पकाना है। तो ये जो काले चने हैं बनकर तैयार है। अब इसमें से आधे हम इस्तेमाल करेंगे मसालेदार चने बनाने में और आधे हम कबाब में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मसालेदार चने बनाएंगे। तो पैन में 1 चम्मच तेल में चौथाई चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग डालकर हल्का सा भून लेंगे। फिर बारीक कटी इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे 1 और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चने थोड़े से, और थोड़े से बचा के रखने कबाब के लिए। इसके अंदर नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल दीजिए। अच्छे से मिलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही मसालों के साथ भूनें। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया से मसालेदार काले चने, जो ऐसे ही खाने में या पूरी के साथ खाने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बनाने में भी सिंपल और खाने में बहुत 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 मज़ेदार। अब जो बचे हुए काले चने थे उसमें से हम कबाब बनाएंगे काले चने के। तो बचे हुए जो काले चने हैं पके हुए, इसे आपको मिक्सर जार में डाल देना है और जार में डालने के बाद इसे ढककर आपको पीस लेना है। पीसते समय कुछ मत डालना, बस काले चने को ही पीसना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से पीस लिया है। अब एक बाउल में हम डाल देंगे 2 उबले हुए आलू यानी बॉयल पोटैटोस छीलकर, और ये पीसे हुए काले चने, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़े से धनिया के पत्ते। इसी के साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। चौथाई चम्मच जीरा डाल दिया, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट, और बस इन सभी चीज़ों को हमें हाथों की मदद से अच्छे से मिलाना है। ये जो काले चने के कबाब है इतने बढ़िया लगते हैं खाने में, क्या ही मैं बताऊँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अच्छे से मिलाती जा रही हूँ और ये कुछ ऐसा हो गया है। बस ऐसा हो जाए ना तो इसमें से हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो कबाब अब आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई लंबा दे सकते हैं, कोई थोड़ी सी मोटी टिक्की की तरह दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसा कबाब का शेप रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है, और कबाब ना हमेशा थोड़े से मोटे ही होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने ये थोड़ा मोटा मोटा इस तरह से शेप दे दिया है। इतने में से हमारे 4 कबाब बने हैं। अब यहाँ पर मैंने तवे पे डाल दिया तेल। जैसे तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इस तरह से कबाब रखने और दोनों तरफ से इसे हमें अच्छे से पकाना है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये कबाब का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए इस तरह से पलटती जा रही हो और दोनों तरफ जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो इसे हम निकाल लेंगे। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया से कबाब। आपने देखा है कितनी आसानी से बन गया और खाने में भी काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। तो ये कबाब बनकर तो तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं कड़ी। ये कड़ी बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको एक मिक्सर जार लेना है। इसके अंदर आपको डालनी है 1 कप भरकर दही, साथ ही साथ चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 चम्मच जितना बेसन। बेसन ज़्यादा ना डालें, बस इतना ही डालना है, 1 से 2 चम्मच। और बस इसके अंदर आपको डाल देना 1 गिलास पानी और इसे ढककर पीस लेना है। तो ये गोल बनकर तैयार है। ऐसे मिक्सर में पीसोगे ना तो इससे क्या होगा कि कोई भी बेसन की गुठलियाँ नहीं रहेगी। कड़ी बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच तेल जैसे ही गर्म हो जाए, चौथाई चम्मच राई, चौथाई चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग। इसी के साथ ना मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं
5 से 6 दाने मेथी दाना के, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची, 5 से 6 कड़ी पत्ते, हल्का सा सभी चीज़ों को भून लेना है। उसके बाद चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला ले। और अभी जो कड़ी का घोल बनाया था दही बेसन को मिलाकर मिक्सर में डालकर पीस लिया था वो डाल दे। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 गिलास और पानी, ताकि कड़ी को अच्छे से पकाएं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मिला लिया है। अब इसे हमें पकाना है, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है। लगभग इसे आपको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा उबाल भी और ये अच्छे से पके। ये कड़ी खाने में इतनी मज़ेदार लगती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उबाल भी आता जा रहा है और अच्छे से पकती भी जा रही है। तो बस थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दे और लगभग यहाँ पर हो चुके हैं 5 से 6 मिनट। तो बनकर तैयार है बढ़िया सी कड़ी, खाने में भी मज़ेदार और बनाने में भी आसान। इसे आप ले सकते हैं चावल या खिचड़ी के साथ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये कड़ी है और बनाने में भी काफ़ी आसान तरीका मैंने आपको बताया। गोल को अगर मिक्सर में डालकर पीस लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कड़ी बनकर तैयार है। चलिए बना लेते हैं आलू की टिक्की। उसके लिए आपको चाहिए उबले हुए आलू यानी बॉयल पटेटोज़। ऊपर का छिलका निकाल कर आलू को इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ना तकरीबन 2 से 3 उबले आलू लिए थे, जिसका छिलका निकाल कर मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, इसी के साथ आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची, थोड़े से धनिया के पत्ते, इसी के साथ ना थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया अमचूर का पाउडर, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। और 2 से 3 चम्मच जितना बेसन डाल दिया है। अब हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मिलाती गई। अब दोनों हाथों पर हल्का सा तेल लगाकर ये इसमें से हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आलू की जो टिक्की होती है ना, ज़्यादा पतली मत करना और ज़्यादा मोटी भी मत करना, मीडियम रखना। देखिए कुछ इस तरह से आपको टिक्की बनानी है। तो मैंने इसी तरह से बाकी बची टिक्कियाँ भी बना ली है। और यहाँ पर ना गैस को ऑन करके मैंने तवा रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इस तरह से हम ये धीरे धीरे टिक्की को रखेंगे और आपको लगे ना कि ये नीचे से पकना शुरू हो गई है तो इसे हम पलट लेंगे। ऊपर से एकदम सुनहरी हो जाए, एकदम क्रिस्पी कुरकुरी हो जाए, तब तक इसे हमें इसी तरह से पकाना है। बीच बीच में पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ से एक जैसी और एक बढ़िया सी पके। बस कुछ इस तरह से हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सी आलू टिक्की, जो दिखने में मज़ेदार, खाने में मज़ेदार और बनाने में एकदम झटपट। तो ये बनकर तैयार है। चलिए बनाते हैं अब आटे का हलवा। तो उसके लिए गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने डाल दिया 3 से 4 चम्मच जितना घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपको डाल देना है आधा कप गेहूं का आटा। और बस आटे को बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। आप देखेंगे आटे जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे इसमें से बढ़िया सी खुशबू आएगी। आटे का रंग भी अच्छे से बदलना चाहिए। अगर आप इस तरह से ही तेज़ आंच पर भून लेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आटा भून तो जाएगा, पर वो जब आप खाएंगे ना तो अच्छा स्वाद नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पर भुनें, भले थोड़ा सा वक्त लगे पर खाने में एकदम मज़ा आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल धीमी आंच पर आटा एकदम सुनहरे हो गया, तब तक आपको भूनना है। जितना आप अच्छे से भुनेंगे उतना ही आपका हलवे का जो रंग है वो बढ़िया आएगा। कुछ ऐसा हो जाए तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो मैंने इसके अंदर ना 1 से 2 कप जितना पानी डाला है। पानी डालने के बाद लगातार चलाते जाएंगे और इसे लगभग हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में आप इस तरह से हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। अब चीनी आपके ऊपर है, आप हलवा में कितना पसंद करते हैं, कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए लगभग हमें 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है। ये डायरेक्ट वाला हलवा है आटे का, जो इतना बढ़िया लगता है ना खाने में। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया सा आटे का हलवा बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी काट कर डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाले हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है ये खाने में। और साथ ही साथ हम एक और बनाएंगे हलवा, सूजी का केसरी वाला हलवा। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया आधा कप घी। घी अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर डाली 1 कप सूजी और सूजी को बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। सूजी को एकदम ज़्यादा मत भूनना, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। बस धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक भून ले। उसके बाद इसके अंदर आपको डाल 1 गिलास भरकर दूध और साथ ही साथ चौथाई चम्मच ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि केसरी हलवा है, और आधा कप चीनी डाल देना। चीनी आप फिर भी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद लगातार इसे चलाते जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो हलवा कैसे ही बनेगा, पर बन जाएगा, क्योंकि जो सूजी है वो सोख लेती है दूध को। बस इस तरह से लगातार चलाते जाओ और इसे पकाते जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे पकना शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। 1 से 2 चम्मच जितनी मैंने डाल दी है। लगातार चलाते जाएंगे और 4 से
से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसा हो गया है। तो अब इसे ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखना। तो लगभग यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया सा आप देखें सूजी का केसरी हलवा बनकर तैयार हो। और किशमिश का स्वाद तो इतना बढ़िया आता है, आप चाहे तो काजू बादाम और भी ऊपर से काट कर डाल सकते हैं। और इतना स्वाद वाला ये केसरी हलवा है, मैं बता नहीं सकती, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसे एक बार बनाइए भोग के तौर पर 56 भोग में, और आप भी खाइए मज़े से, ये बहुत स्वाद वाला लगता है। चलिए अब बना लेते हैं आलू के भुजिया। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। उसके लिए आपको चाहिए 3 से 4 कच्चे आलू। छिलका नहीं निकाल रही हूँ मैं, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इसको मैं इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट रही हूँ। उसके बाद इसे पानी में रखना है ताकि ये काले ना पड़े। अब भुजिया बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन करके पैन रख दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच तेल। जैसे तेल गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच राई, इसी के साथ 1/4 चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च को डंठल निकाल कर मैंने तोड़ कर डाल दिया है। हल्का सा भून लीजिए। उसके बाद इसके अंदर आलू के टुकड़े कटे हुए डाल दे और इसे और अच्छे से भूनना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने आलू कितने मस्त काटे हैं, एकदम लंबे लंबे, एकदम बढ़िया। बस अच्छे से भूनने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दे और इसे अच्छे से फिर से मिला लें। इस तरह से मिलाने के बाद इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल धीमी आंच पर आपको इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो लगभग समय हो चुका है और ये आलू भी आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरे हो गए, अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे ताकि मसाले अंदर तक चले जाएँ। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सी मसालेदार आलू भुजिया। ऐसे रोटियां पराठे के साथ आप ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है आलू भुजिया, जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा और बनाने में भी क्योंकि काफ़ी आसान है। तो चलिए बनाते हैं अब बाजरे के आटे के वड़ा। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले बाजरे का आटा। तो 1 कप बाजरे के आटे के अंदर आपको 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से पसल कर डालना है। साथ ही साथ 1 चम्मच सफ़ेद तिल और इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच पीसी हुई चीनी। इससे कुछ नहीं होता, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसी के साथ ना इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी है। अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी इस तरह से दही डालते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो ये जो बाजरे के आटे के वड़ा है ये इतने बढ़िया लगते हैं ना। यहाँ पर देखिए इसको ना मिलाते हुए आपको पानी का नहीं दही का इस्तेमाल करना है। जितनी ज़रूरत पड़े ना दही इस्तेमाल करना। मैंने टोटल इसके अंदर 1 कप दही डाली और अच्छे से मिला लिया। तो कुछ इस तरह से हो चुका है ये, आप देख सकते हैं। बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसमें से हम वड़ा बनाएंगे। सच्ची में ये इतने स्वाद वाले लगते हैं ना। बस इस तरह से करने के बाद एक मोटा सा रोल बना ले और इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ आपको निकालनी है और इसके वड़ा बनाने। तो ये जो बाजरे के आटे के वड़ा है ये एकदम पतले नहीं होते, हल्के से मोटे रखे जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं, बस इस तरह से। और ये वड़ा को हमें फ्राई करना है यानी कि तलना है। तो उसके लिए ना मैंने पहले से ही तेल गरम करने रख दिया था। तो अच्छे गरम तेल में इस तरह से ये बाजरे के आटे के वड़ा को डालेंगे और इस तरह से पलटते जाएंगे। आपको लगे ही ना जैसे ये अच्छे से पक रहे, तो इसे पलटते रहना। दोनों तरफ एक जैसा ही आपको इसे तलना है यानी कि फ्राई करना है। तो बीच बीच में पलटते रहें, अच्छे से मिलाते रहें। सच बता रही ये वड़ा ना चाय वगैरह के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। तो बस इसी तरह से मिलाते जाए। ऊपर से आप देखेंगे एकदम सुनहरा कलर आ गया है। तो बस कुछ ऐसा हो जाए तो इसे निकाल लेना एक प्लेट के अंदर। तो लीजिए ये बनकर तैयार है ये बढ़िया से बाजरे के आटे के वड़ा। बनाना भी सिंपल है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। मज़ा ही आ जाएगा ऐसे आपको बनाकर और खाकर। तो चलिए बनकर तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं चावल के आटे की पकौड़ी। इतनी कुरकुरी, इतनी मज़ेदार होती है। उसके लिए एक बर्तन में आपको डाल देना है 1 कप चावल का आटा, 1/4 चम्मच जीरा, इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही साथ 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्ची, आधी छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गोल बनाना है। अब ये जो चावल के आटे की पकौड़ी है इसके लिए गोल जो है वो नहीं ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा पतला। बस इस तरह से बनाइएगा ताकि ये हाथों में से गिर जाए ऐसा। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें और कुछ ऐसा गोल बना लें। आप देख सकते हैं ये पकौड़ी बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप कोई भी मनपसंद चटनी के साथ ले सकते हैं।
जो बहुत 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 ही स्वाद वाली लगती है। बस हाथों में इस तरह से गोल लेना है और अच्छे गरम तेल में, मैंने इसके लिए पहले से तेल जो है वो अच्छा गरम करके रख दिया था। अच्छे गरम तेल में इस तरह से पकौड़ी डालती जानी है और एकदम ये कुरकुरी हो जाए, सुनहरी हो जाए, तब तक आपको इसे तलना यानी कि फ्राई करना है। तो बस इस तरह से पलटते जाएं। अब देखिए इस तरह से पलटते जाए और एकदम ऊपर से हल्की सी सुनहरी हो जाए, एकदम कुरकुरी हो जाए, तब तक इसे आपको तल लेना है यानी कि फ्राई कर लेना है। जैसे ये हो जाए ना, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम कुरकुरी हो चुकी है, एकदम बढ़िया लग रही है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। आप देखिए कितनी कुरकुरी है। तो बस इसी तरह से बाकी बची भी मैंने बना ली। बनकर तैयार है ये चावल के आटे की पकौड़ी, जो कोई भी मनपसंद चटनी या चाय वगैरह के साथ आप ले सकते हैं। मीठे में बनाएंगे चिक्की बढ़िया सी 3 तरीके की। सबसे पहले हम बनाएंगे नारियल की चिक्की। तो उसके लिए मैंने ले लिया है सूखा नारियल। ये मैंने 2 टुकड़े लिए पूरे पूरे। इसको हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे, यानी कि इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे सूखे नारियल को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है चिक्की बनाने के लिए। यहाँ पर गैस को ऑन करके मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी भरकर चीनी और इसके अंदर मैंने डाल दिया है लगभग पानी, 4 से 5 चम्मच जितना। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस पानी में ये चीनी घुल जाए तब तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएं। जैसे ही चीनी घुल जाए तो इसे और 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। जब तक ये पक रही है ना, जिसमें आपको चिक्की बनानी है वो प्लेट में बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको लगा लेना है घी। और यहाँ पर आप देखिए चीनी भी अच्छे से पक चुकी है। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना, नहीं तो चीनी जल सकती है। बस इसके अंदर आपको डाल देना है ये जो कद्दूकस करके रखा था सूखा नारियल वो, और बस लगातार चलाते हुए इसे और बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। बस कुछ ऐसा हो जाए ना, तो इसे जहाँ पर हमने घी लगा के रखा था वही प्लेट में इस तरह से डाल दे और अच्छे से इसे स्प्रेड कर ले, यानी कि फैला ले। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कर लेना है और एक कटोरी ले लेनी है, उसकी मदद से करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। अब इसे अच्छे से ठंडा होने दे, बाहर रख कर ही सेट होने दे, काफ़ी फटाफट से हो जाता है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये तुरंत ही देखिए इस तरह से निकल जाएगा, काफ़ी आराम से निकल जाता है, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। इस तरह से निकल जाए तो इसके कैसे भी टुकड़े कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे ही टुकड़े करें, बस इस तरह से ही होती है ये नारियल की, सूखे नारियल की चिक्की, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। जब भी कोई ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है तो मिठाई से अच्छा है तो आप ये सूखे नारियल की चिक्की बनाइए, जो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये चिक्की बनकर तैयार है। चलिए बनाते हैं अब एक चिवड़ा। ये हम बनाने जा रहे हैं पोहा का चिवड़ा। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो 2 चम्मच कच्ची मूंगफली, 1 चम्मच दालिया, सूखा नारियल मैंने छोटे से टुकड़े को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था वो, और 5 से 6 कड़ी पत्ते। इन सभी चीज़ों को हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भूनना है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से होके, तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पोहा। तो मैंने इसके अंदर टोटल 3 कप पोहा डाले हैं। पोहा डालने के बाद धीमी आंच पर इसे भी हम भूनते जाएंगे, एकदम एकदम अच्छे से आपको भूनना है। तो बस लगातार चलाते जाए और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया है, अच्छे से पोहा भुन चुके। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, इसी के साथ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और बस इसे अच्छे से मिलाते हुए और भुनेंगे। जितना आप चिवड़े को, पोहा के चिवड़े को अच्छे से भुनेंगे उतना ही इसका स्वाद बढ़िया आएगा। पोहा का चिवड़ा वैसे तो बहुत तेल में बनाया जाता है, पर आज हमने बहुत ही कम तेल में से बनाया है। बस 3 से 4 मिनट तक भून लिया, ये चिवड़ा बनकर तैयार है। इसे चटपटा बनाने के लिए ना सबसे पहले क्या करना है, ये जो चिवड़ा है ना, आपको इसे एक इस तरह से बर्तन में निकाल लेना है। अब देखिए कितना ये बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से बर्तन में निकालने के बाद ना, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भरकर पीसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर शुगर। इससे काफ़ी चटपटा स्वाद आएगा। बस अच्छे से पोहा के चिवड़े के अंदर इन दोनों को मिला लीजिए तो बनकर तैयार है। ये बहुत ही कम तेल में, नाम के बराबर तेल में, ये बढ़िया सा पोहा का चिवड़ा। इसे डब्बे में भरकर आप इसे काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। चाय वगैरह के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है, खाने में मज़ेदार, बनाने में भी आसान और हेल्दी और टेस्टी है। तो आप ये चिवड़ा बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करना। चलिए बनकर तैयार है। अब बनाते हैं बादाम, तिल और नारियल की चिक्की। तीनों को मिलाकर एक चिक्की बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 से 15 बादाम लिए थे, जिसे मैंने बीच से काट लिया है। पैन में हमने डाल दिया 1 कटोरी चीनी और इसके अंदर मैंने डाल दिया 4 से 5 चम्मच जितना पानी।
चीनी पानी में घुल जाए तब तक हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। जैसे ही चीनी पानी में घुल जाए तो गैस की आंच को बिल्कुल धीमी कर लेना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना। बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते जाए और इसे पकाते जाएं। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाए तो इसके अंदर ये कटे हुए बादाम के टुकड़े डाल दें और इसे और अच्छे से मिलाते हुए पकाते जाएं। ये जो बादाम, तिल, नारियल की चिक्की है, तीनों को मिलाकर जो मैंने बनाई, ये इतनी स्वाद वाली बनी ना। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया सूखा नारियल, थोड़ा सा कद्दूकस करके 4 से 5 चम्मच जितना, और साथ ही साथ ना मैंने इसके अंदर डाल दिए तिल 3 से 4 चम्मच जितने। लगातार इन सभी चीज़ों को मिलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ये इस तरह से हो गया है। अब ये चिक्की हमें जिसमें हमें सेट करनी है उस प्लेट में बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा ले, और ये जो मिश्रण है चिक्की का वो इस तरह से प्लेट में डालकर कटोरी की पीछे नीचे वाली तरफ से इसे अच्छे से दबा लीजिए। और अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसे सेट होने देना है, बाहर रखकर इसे अच्छे से ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ठंडी हो चुकी है, और बस इस तरह से प्लेट को उल्टा करेंगे ना ये निकल जाएगी। और इसके भी आपको कैसे भी टुकड़े कर लेने हैं, ज़रूरी नहीं है छोटे बड़े करें, कैसे भी टुकड़े करें। तो ये वाली बनकर तैयार है बढ़िया सी बादाम, तिल, नारियल की चिक्की। इसका स्वाद इतना बढ़िया है ना, मैं बता नहीं सकती, मज़ा ही आ जाएगा इसे खाकर आपको। तो चलिए बनकर तैयार है। और अब बनाते हैं आटे के गुलगुले। तो आटे के गुलगुले बनाने के लिए एक बाउल में आपको डाल देना है 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी पाउडर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी। इसी के साथ इसके अंदर आपको डाल देना है 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर और 1/4 चम्मच सौंफ। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और घोल बनाएंगे। तो ये जो आटे के गुलगुले होते हैं इसका जो घोल है वो दूध से ही बनाया जाता है, और ये कच्चा दूध ही मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और इस तरह से घोल बनाना है कि हाथों से ये गुलगुले गिरने चाहिए। इसे तलने के लिए यानी कि फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। जब ये खूब अच्छे से तेल गरम हो जाएगा तो इस तरह से हम ये गुलगुले छोड़ते जाएंगे। ज़्यादा बड़े भी मत बनाएं और ज़्यादा छोटे भी नहीं। और ये गुलगुले का कोई शेप नहीं होता है, आप बोलेंगे कि कोई आकार ही नहीं है, तो ये बस ऐसे ही तेल में छोड़े जाते हैं। बस इसका कैसे भी आकार हो जाए, नहीं कैसे भी शेप हो जाए, कोई भी नहीं, बस इस तरह से ऊपर से तेल डालते जाए और एकदम ऊपर से सुनहरे हो जाए, एकदम क्रिस्पी हो जाए, तब तक इसे आपको फ्राई करना है यानी कि तल लेना है। तो बस इस तरह से पलटते जाना और आप देखेंगे एकदम ऊपर से ये सुनहरे हो गए। बस ऐसा कुछ हो जाए ना, देखिए, तो इसे आप निकाल लेना। और ये आटे के गुलगुले इतने बढ़िया लगते हैं ना खाने में, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। आसान भी है बनाना और मज़ेदार भी लगते हैं। जब भी कुछ ज़्यादा मीठा खाने का मन करे तब आप ये बढ़िया से आटे के गुलगुले बना सकते हैं। आसानी से भी बन जाते हैं और खाने में भी मज़ेदार। चलिए अब बनाते हैं कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा यानी कि मकई का चिवड़ा। तो उसके लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया था। जैसे ही तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर आपको ये मकई डालनी है और इसे आपको अच्छे से फ्राई करना है, कि अच्छे से तलना है। जैसे ये हो जाए तो इसे आपको एक बर्तन में निकाल लेना है और बाकी बची मकई को भी मैंने इसी तरह से तल लिया है। अब वही गरम तेल में आपको सबसे पहले डालनी है 1 चम्मच कच्ची मूँगफली, 6 से 7 कड़ी पत्ते, और दोनों को भी अच्छे से फ्राई करना है। तो बस इस तरह से हो जाए तो इसे भी वही बर्तन में आपको निकाल लेना है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ थोड़ा सा चाट मसाला। काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। आधी चम्मच पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर डालेंगे, इससे ना काफ़ी चटपटा स्वाद आएगा। मीठा तो नहीं आएगा, पर अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालना और अच्छे से मिला लेना। तो ये बनकर तैयार है बढ़िया सा मकई का यानी कि कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा। इतना मज़ेदार लगता है, इसे भी डब्बे में भरकर आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। हालांकि ये बात है कि ये इतना चलेगा नहीं क्योंकि ये बहुत स्वाद वाला होता है। तो चलिए अब बनाते हैं बढ़िया सी आटे की सूखड़ी, एकदम सॉफ्ट वाली। तो उसके लिए पैन में मैंने डाल दिया आधा कप घी, देसी घी। जैसे घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डाल दीजिए और घी के अंदर से बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल धीमी आंच पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। ये जो सूखड़ी है, देखो सूखड़ी 2 तरह की होती है। एक तो वो जिसे हम तोड़ कर खाते हैं, मतलब हल्का सा, और ये जो एकदम सॉफ्ट वाली होती है। तो आज हम सॉफ्ट वाली बनाएंगे। धीमी आंच पर मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक भूना। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़। तो मैंने ये आधा कप कटा हुआ गुड़ डाला है। आप मिठास आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। मैंने आधा कप गुड़ डाला है। लगातार चलाते जाएंगे, जैसे जैसे पकाते जाएंगे तो गुड़ इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो बस आँच बिल्कुल मध्यम ही रखना और लगातार चलाते हुए इसे पकाते जाना।
कुछ इस तरह से हो जाए, पूरी तरीके से गुड़ गल जाए, तो इसके अंदर आपको डालना है दूध। तो दूध लगभग आपको 3 से 4 चम्मच जितना ही डालना है, ज़्यादा नहीं। दूध डालने से ना एकदम ये सॉफ्ट होगी और मज़ेदार लगेगी सुखड़ी। बस अच्छे से मिलाते जाए और इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पका लें। अब जिसमें आपको सुखड़ी सेट करनी है, जमानी है, तो उसके लिए आपको वही प्लेट लेनी है। इस पर बिल्कुल थोड़ा सा घी लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये जो सुखड़ी का मिश्रण है वो इस तरह से ये प्लेट में डाल दे और इसे अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर ले, फैला ले। कटोरी जो होती है ना, उसका जो पीछे का तरफ होता है ना, उसकी मदद से करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, आपको भी गर्म नहीं लगेगा। और अभी देखो इसमें गुड़ डाला है, तो गरम गरम में आपको इसके टुकड़े कर देने। ठंडे में करने जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गरम गरम में बस इस तरह से निशान कर ले और इसे बाहर रख कर ठंडा होने दे। जब ये एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए तो आप देखेंगे अपने आप ही आसानी से निकल जाएगी। और ये ना सॉफ्ट वाली सुखड़ी होती है, तो बनकर तैयार है सॉफ्ट सुखड़ी, जो स्वाद में इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है। मतलब मैं सबकी तारीफ़ कर रही हूँ पर सब तारीफ़ के काबिल है। ये इतनी स्वाद वाली सुखड़ी लगती है, आप एक बार इसे बना के देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। सुखड़ी बनकर तैयार है, चलिए बनाते हैं आलू के पकौड़े। उसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 कच्चे आलू और एक बाउल में मैंने पानी डाल दिया है। ये कच्चे आलू के टुकड़े एकदम पतले पतले इस तरह से कट करेंगे। आप देख सकते हैं आलू को कभी भी ऊपर की तरफ से ना काटे, गोल गोल टेढ़े इस तरह से काटेंगे ना आलू को टेढ़ा करते हुए, तो इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी स्लाइस भी निकलेगी और अच्छे भी लगेंगे पकौड़े। बस इसे पानी में रखना है ताकि ये काले ना पड़े। 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना। उसके बाद इन टुकड़ों को आपको एक साफ़ कपड़े पर रख देना है, क्योंकि गीले होते हैं ना आलू के टुकड़े, तो पकौड़े अच्छे नहीं बनते हैं। तो बस इस तरह से हल्के से ये सूख जाए ना, उस जब तक ये सूख रहे ना, हम गोल बना लेते हैं बेसन का। तो 1 कटोरी बेसन, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ ना मैंने इसके अंदर चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल दी है, चुटकी भर हींग डाल दी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गोल बनाएंगे आलू के पकौड़ों के लिए। तो ये जो आलू के पकौड़े, इसके लिए गोल जो है वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। जैसे हम बेसन का गोल बनाते हैं, बस वैसे ही आपको इस तरह से गोल बनाना है। पर हाँ, बेसन की कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, कुछ इस तरह से करना। अब ये आलू के टुकड़े लेने, दोनों तरफ अच्छे से गोल लगाना है। मैंने पहले से ही तेल गरम करने रख दिया था, तो अच्छे गरम तेल में इस तरह से पकौड़ों को डालें और आप देखेंगे कुछ ही देर में ये जो पकौड़े एकदम बढ़िया से फूलना शुरू हो चुके हैं। बस ऐसे हो जाए ना तो आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कितने ऊपर से एकदम कुरकुरे फूले फूले बढ़िया से ये आलू के पकौड़े बनकर तैयार है। आपने देखा ही कितनी देर में बन गए और ये इतने स्वाद वाले लगेंगे ना, चाय के साथ या कोई भी मनपसंद चटनी के साथ, आपको तो मज़ा आने ही वाला है, क्योंकि इतने बढ़िया लगते हैं ना पकौड़े। तो चलिए, ये बढ़िया से आलू के पकौड़े बनकर तो तैयार है। अब बनाते हैं तिल गुड़ की चिक्की। तो उसके लिए गैस को ऑन करके पैन रख देना है। 1 चम्मच इसके अंदर घी डालना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो आधा कप इसके अंदर कटा हुआ गुड़ आपको डाल देना है और गुड़ को बस इसी तरह से लगातार चलाते जाए ताकि मेल्ट हो जाए, यानी कि ताकि ये पिघल जाए। यहाँ पर आप देख सकते जो गुड़ है वो पिघलना शुरू हो गया, कुछ ये इस तरह से हो जाए ना, तो आँच को बिल्कुल धीमी कर लेना, बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल धीमी आंच पर इसे भूनना। उसके बाद इसके अंदर आपको डाल देना है 1 कप सफ़ेद वाले तिल, सेसमी सीड, वाइट सेसमी सीड डाल दीजिए। मुझे ना अभी थोड़े से कम लग रहे हैं, पर फिर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लीजिए। आप देख सकते हैं थोड़ी सी गुड़ की चाशनी ज़्यादा लग रही है और तिल थोड़े से कम लग रहे हैं, तो मैं इसको सबसे पहले अच्छे से मिला लिया। और अब इसके अंदर फिर से मैं डाल रही हूँ 1 कप जितने सफ़ेद तिल। टोटल मैंने इसके अंदर 2 कप जितने तिल डाले हैं और बस इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे और इसे हम इसी तरह से पकाते जाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो चिक्की आपको सेट करनी है, जिसमें जमानी है, तो उस प्लेट पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा लेना है और उसके बाद ये जो पूरा मिश्रण है तिल गुड़ की चिक्की का, वो इस तरह से ये प्लेट में डाल दे और कटोरी की नीचे तरफ इस तरह से कर लेंगे ना, और इसे बाहर रखकर आपको ठंडा होने देना है। पर ठंडा होने से पहले आपको इसके टुकड़े कर लेने, क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ठंडा होने के बाद इसके टुकड़े नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल लगेगी। तो इसे बाहर रखकर ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो बस प्लेट को इस तरह से पलट लेंगे ना, तो आसानी से निकल जाएगा और इसके टुकड़े कर लेना। बनकर तैयार है ये बढ़िया सी तिल गुड़ की चिक्की। और आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में तो इसका स्वाद इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है ना, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। तो ये बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं उत्तपम। तो उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए ये 2 कप सूजी। इसके अंदर मैंने डाल दिए 1 कप दही
और साथ ही साथ स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से सूजी के अंदर इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर पानी और इसका घोल बनाएंगे। तो ये जो सूजी के उत्तपम है ना, इसके लिए जो आपको सूजी का बैटर चाहिए, सूजी का जो घोल चाहिए, वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर पानी डालें और ऐसा बैटर आपको बना लेना है सूजी का। अब इसे ढककर सिर्फ आपको 10 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट काफ़ी है। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो ढक्कन को हटा लेना और इसे एक बार इस तरह से अच्छे से मिला लेना। आप देख सकते हैं सूजी ने सोख लिया पानी को, तो बस इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप और पानी, अच्छे से मिला लिया है। चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो सूजी के लिए बैटर है वो बनकर, मतलब उत्तपम के लिए जो सूजी का बैटर है वो बनकर तैयार है। चलिए अब उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। तो उसे तवे पर बनाया जाता है, तो मैंने गैस को ऑन करके तवा रख दिया है। ये जैसे ही गर्म हो जाए तो इस पर आपको लगा लेना है तेल। तो मेरे पास ब्रश था तो मैंने ब्रश की मदद से तेल लगाया है। अब ये जो करछी आती है उसमें आपको, ये मैं बना रही हूँ छोटे छोटे उत्तपम, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं एक बीच में। मैं छोटे छोटे बना रही तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही बैटर डाला है। और आप देखिए ये अभी हल्का सिकना शुरू हो गया, तो इसके ऊपर हम रखेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, इसके साथ बारीक कटी हरी मिर्ची, साथ ही साथ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, देखो चारों के ऊपर मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला। और बस आपको लगे नीचे से पक चुके तो इस तरह से पलट लीजिए। पलटने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप देखेंगे कि दोनों तरफ अच्छे से पक गए हैं तो तैयार है ये बढ़िया से सूजी के उत्तपम। बनाने में भी आसान, प्याज व्याज वगैरह काटने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भोग में बना रहे हैं तो प्याज लहसुन का तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया से बहुत ही टेस्टी झटपट वाले सूजी के उत्तपम। चलिए अब 56 भोग है तो अचार तो बनता है बनाना, झटपट वाला बनाएंगे। 2 गाजर ले लो और तकरीबन 6 से 7 या 8 से 10 हरी मिर्ची ले लेना। गाजर आप लाल वाली भी ले सकते हैं या फिर ये वाली भी ले सकते हैं, ऑरेंज वाली। ऊपर नीचे से थोड़ा सा काटने के बाद ऊपर का जो इसका छिलका है वो हमें नहीं चाहिए, तो बस इस तरह से छिलके को निकाल ले और जितना हो सके ना ये जो गाजर है उसे एकदम पतला पतला काटें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो गाजर है उससे पतला काट लेना है। उसके बाद जो हरी मिर्ची है उसका डंठल निकालने के बाद भी हरी मिर्ची को भी इस तरह से एकदम बीच से पतला पतला काट लेना है। अब देखो ये जो अचार है ये झटपट वाला अचार है तो इसे पकाना है हमें। तो यहाँ पर गैस को ऑन करके मैंने रख दी है कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, आधी कटोरी जितना डाला है। जैसे ये तेल जो है वो हल्का हल्का गर्म शुरू हो चुका है होना, तो इसके अंदर आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच भरकर सौंफ, चुटकी भर इसके अंदर मैंने डाल दी है हींग, आधी चम्मच कलौंजी। इन सभी चीज़ों को, ये जो सरसों का तेल है इसके अंदर हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है धीमी आंच पर। उसके बाद इसके अंदर ये कटे हुए गाजर और हरी मिर्ची के टुकड़े डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मिलाने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार बस। और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया, काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा, चौथाई चम्मच जितना। अच्छे से मिला लीजिए और इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएं। तो लीजिए बनकर तैयार है ये बढ़िया सा झटपट वाला बहुत ही टेस्टी गाजर मिर्ची का अचार। इसे आप डब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं लगभग 15 से 20 दिन तक, और इसे बाहर आप लगभग रख सकते हैं 7 से 8 दिन तक। सच में ये झटपट वाला अचार रोटी, पराठे, चावल, खिचड़ी सब्जी के साथ लेती हूँ खाने में, जो ये बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए बनकर तैयार है। अब बनाते हैं लौकी की बहुत ही बढ़िया सी सब्जी। उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा लौकी का टुकड़ा ले लिया है। ऊपर से डंठल निकाल कर इसके ऊपर की जो ये छिलका है ना वो आपको इस तरह से निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद इसके ऊपर का डंठल को काट लें और लौकी को टुकड़ों में काटें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़े टुकड़े भी मत करना और ज़्यादा छोटे भी नहीं, बस इस तरह से टुकड़ों में लौकी को काट लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर गैस को ऑन करके पैन रख दिया है या कढ़ाई रख दीजिए। इसके अंदर 1 चम्मच तेल डाल दें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो चौथाई चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्ची बीच से कटी हुई, चुटकी भर हींग डालकर हल्का सा इन सभी चीज़ों को भून लें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से भुनने के बाद आधी छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से और भुनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद ये कटी हुई लौकी के टुकड़े डाल दें और इसे अच्छे से इस तरह से मिला लें। ये लौकी की सब्ज़ी एक बार आप ज़रूर बनाएं, मज़ा ही आ जाएगा। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। इसे फिर से मिलाकर ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए इसे आपको पकाना है। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। लौकी भी अच्छे से पक गई है। तो नमक तो हमने पहले से ही डाल दिया। बस इसके अंदर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएंगे और इसे खुलाई पकाएंगे अब 3 से 4 मिनट के लिए। बस थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दो और इसे अच्छे से मिला लो। तो बनकर तैयार ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लौकी की सब्ज़ी। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिए। घर पर चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, रोटी के साथ ये बहुत 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 ही बढ़िया लगती है। तो ये तो बनकर तैयार है। चलिए बनाते हैं अब सूजी के ढोकला। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 2 कप सूजी। इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप दही और स्वाद के अनुसार नमक। बस नमक डालने के बाद लगातार इसे चलाते जाएं। इस तरह से सूजी के अंदर दही और नमक को अच्छे से मिला लेना और जितना हो सके दही जो है वो घर की जमाई हुई लेना या फिर आप बाज़ार के भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है तो सबसे पहले आपको इसके अंदर 2 कप जितना पानी तो डाल ही देना है और इसे अच्छे से मिलाते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब आप देखिए कुछ ऐसा है ढोकला के लिए जो बैटर है वो भी कुछ ऐसा है। तो इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो ढक्कन को हटा लीजिए और आप देखेंगे सूजी ने जो पानी है वो सोख कर लिया। तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास जितना पानी और डाल दिया है और इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद अब बारी आती है सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इसके ऊपर 1 चम्मच जितना मैंने पानी डाल दिया और इसे फिर से मिला लिया है। और अब आप देखिए जो इसके लिए ढोकला के लिए जो बैटर है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। उसके बाद जिसमें आपको ढोकला बनाना है वो थाली ले लो या प्लेट जो आप बोलते हो, इस पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा लेना है। फिर कढ़ाई में आपको डाल देना है पानी 1 से 2 गिलास, एक रिंग रख देनी है। उसके बाद ये जो थाली है वो रखी जाएगी। इसके अंदर आपको ये बैटर डाल देना है ढोकला का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ढोकला का बैटर डालने के बाद ढककर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम पर रखेंगे, यानी कि भाप पर रखेंगे। लगभग यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये चेक भी कर लिया है, कहीं से भी बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया से ढोकला। अब इसे बाहर रखकर ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडे हो जाए ना उसके बाद ही इसके टुकड़े करना। गरम गरम में इसके टुकड़े करोगे तो नहीं हो सकते हैं या फिर टूट सकता है। अब इसके ऊपर एक तड़का लगाया जाएगा। तो गैस को ऑन करके मैंने पैन रख दिया और इसमें मैंने डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच जितना तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर सबसे पहले आधी चम्मच राई। तड़के में ना काफ़ी अच्छा स्वाद आता है राई का, इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ। तो आधी चम्मच राई और 1/4 चम्मच हींग डाल दीजिए और 6 से 7 कड़ी पत्ते डाल दीजिए और साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्ची बीच से काट कर डाल देना। तड़के को थोड़ा सा भूनना। उसके बाद ये जो ढोकला है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको डाल देना है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद ना ये जो तड़का है चम्मच की मदद से इस तरह से डालते जाएं। तो लीजिए बनकर तैयार ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से ढोकला। आपने देखा ही मैंने सारी एक एक चीज़ अपने हाथों से ही बनाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तड़का मैंने इस तरह से ढोकला के ऊपर दे दिया है और बनकर तैयार है। आप देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट है, कितने मज़ेदार से हैं। चलिए मैं आपको आगे से इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। बनकर तैयार है ये सूजी के ढोकला जो खाने में इतने मज़ेदार लगते हैं। इसे आप कोई भी चटनी वगैरह के साथ ले सकते हैं। इसे ऐसे भी खाएंगे ना तो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करना, खाने में भी मज़ा। इसमें ना बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल हुआ है तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो ये तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं चटनी इमली की। जो भी हमने पकौड़े बनाए ना उसके साथ खाने के लिए। तो एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल दे और 1 कप इसके अंदर इमली डाल दे। अब इस पानी के अंदर लगातार चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक पका ले ताकि जो इमली है वो सॉफ्ट हो जाए, यानी कि नरम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये कुछ ऐसा हो गया। तो इसे बाहर रखकर आपको सबसे पहले ठंडा होने देना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो बस गैस को बंद कर ले, इसे बाहर रखकर ठंडा होने दे। जैसे ये ठंडी हो जाए ना तो इसे आपको अच्छे से मसलना है ताकि ये जो इमली के छिलके इसमें से अच्छे से पल्प पूरा निकल जाए। उसके बाद आपको चाहिए काजू, बादाम, मगज के बीज और सौंफ। 4 से 5 काजू, 4 से 5 बादाम, इस तरह से सौंफ आधी चम्मच और आधी चम्मच मगज के बीज
यहाँ पर फिर मैंने इमली का पानी भी निकाल लिया, आप देख सकते हैं पूरा बाउल भरकर। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी, 1 चम्मच तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, चौथाई चम्मच जीरा डालकर काजू बादाम और साथ ही साथ ये सौंफ, ये सारी चीज़ें डाल दे और इसी के साथ ना चुटकी भर हींग भी डाल देना और अच्छे से मिला लेना। उसके बाद इसके अंदर जो हमने ये इमली का पानी बनाकर रखा था ना, वो डाल दें। स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। अच्छे से मिलाते हुए इसे लगातार आपको चलाते हुए पकाना है। और साथ ही साथ ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। बस ये गाढ़ी हो जाए तब तक इसे पकाना है, तो बीच बीच में मिलाते रहना और इसे पकाते रहना। और साथ ही साथ ना बीच में मैंने डाल दिए 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच गुड़। गुड़ काफ़ी अच्छा है हमारी सेहत के लिए। बस इसे पकने दे। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर आपको आधा कप जितना पानी डाल देना और अच्छे से मिला लेना है। और आप देख सकते हैं ये चटनी कुछ इस तरह से है। तो हमने ये जो कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए और अच्छे से मिला लें। तो आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट में ये जो कॉर्नफ्लोर का मैंने स्लरी डाली, गोल डाला, इससे क्या होता है ना कि जो आपकी चटनी है वो गाढ़ी हो जाती है फटाफट से। और ये बनकर तैयार है इमली की चटपटी चटनी। इसे कोई भी पकौड़ों के साथ ले, रोटी के साथ ले, इतनी गज़ब की लगती है, बनाने में भी आसान और खाने में मज़ेदार। तो इसे आप हर तरीके के पकौड़ों के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए अब बनाते साबूदाना की खिचड़ी और उसके पकौड़े। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबूदाना 1 कप जितने। इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से आपको वॉश कर लेना है, यानी कि धो लेना है। उसके बाद आप देखिए जैसे आप वॉश करते जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा का पानी निकाल लेना। साबूदाना के हल्के से ऊपर तक पानी आना चाहिए, बस इतना ही आपको पानी डालना है इसके अंदर। ज़्यादा डालोगे तो साबूदाना जो भिगोने आप रखोगे ना, तो एकदम वो सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम नरम। बस हल्का सा ही पानी रखना है इस तरह से और ढककर इसे रात भर तक भिगोने रख देना, या दिन के 6-7 घंटे भी भिगो सकते हैं। मैंने इसे रात भर भिगोया और अब आप देखिए दाना दाना अलग है, एकदम खिले खिले ये साबूदाना बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। देखिए दिखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो बस ऐसे हो जाए ना, तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे पकोड़े साबूदाना के। तो उसके लिए बाउल में मैंने डाल दिया है 2 उबले हुए आलू छीलकर, 1 कप जितना साबूदाना भिगोए हुए, 2 बारीक कटी हरी मिर्ची, धनिया के पत्ते, आधी चम्मच सफ़ेद तिल, स्वाद के अनुसार नमक, चौथाई चम्मच अदरक की पेस्ट। और अच्छे से सभी चीज़ों को हमें मिलाना है, देखिए इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और गरम गरम तेल में ये पकौड़े छोड़ते जाएंगे। ये साबूदाना के पकौड़े इतने बढ़िया लगते हैं खाने में, मतलब एक बार तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो बस इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े मैंने डाल दिए, ऊपर से सुनहरे हो जाए, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे हो जाए, तब तक इसे तल लें, यानी कि फ्राई कर लें। उसके बाद इसे आपको निकाल लेना है वही प्लेट के अंदर। आप देख सकते कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं बचे हुए साबूदाना है ना जो भिगोए हुए, उसमें से खिचड़ी साबूदाना की। तो गैस को ऑन करके पैन रख दिया, इसके अंदर आधी चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो चौथाई चम्मच जीरा, इसी के साथ 6 से 7 कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए हैं, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्ची, 1 चम्मच कच्ची मूंगफली। और धीमी आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे आपको भूनना है, बस इसी तरह से चलाते हुए। उसके बाद इसके अंदर मैंने ना 3 कच्चे आलू को छीलकर एकदम बारीक काट लिया था। तो बस इस तरह से ये बारीक कटे हुए आलू को मैंने इस तरह से भून लिया और अच्छे से मिला लिया है। देख सकते हैं इस तरह से मिलाने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डालें, अच्छे से इसे फिर से मिला लें और इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो इसके अंदर बचे हुए जो खिले खिले साबूदाना वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। सच बता रही है, खाने में ये इतनी खिली खिली मज़ेदार खिचड़ी लगती है। अब इसे ढककर धीमी आंच पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, लो फ्लेम पर पकाना। तो बनकर तैयार है ये बढ़िया सी साबूदाना की खिचड़ी और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। आप देखिए तो इस तरह से हमारी ख़त्म होती है यहाँ पर 56 भोग। मैंने इस तरह से छोटे छोटे ये जो जिसमें प्रसाद वगैरह मिलते हैं ना बाउल, उसमें मैंने रखा है। आप देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है ये 56 भोग। एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से बनाई और आपको भी बताई। और अभी देखिए गणपति जी आने वाले, किसी भी शुभ अवसर पर आप ये 56 भोग बना सकते हैं, भोग के तौर पर भगवान को चढ़ाइए। आप भी इसमें से मज़े से खाइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, यहाँ तक आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।